अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल और आज हम पढ़ने लगे हैं फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 मोशन एंड फोर्स। आसान चैप्टर है लेकिन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसका नस्ट के अंदर, प्यास के अंदर, ई कैट मैंने दोनों ई कैट 1 में भी 2 में भी इसके क्वेश्चन देखे हैं। उसके अलावा इसका जो आपके पास है न GIK के भी पास पेपर्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो इम्पॉर्टेंट बहुत है ये टॉपिक, लेकिन आसान है। अगर थोड़ा कान खोल के, दिमाग खोल के बैठ के सुनेंगे तो समझ आएगी। उम्मीद है इसमें कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी। बगैर कोई टाइम ज़ाया कि ये शुरू करते हैं। पहली बात, चैप्टर में पहली बात ही जो कर रहा है वो है मोशन की। मोशन एंड रेस्ट जो है, अब असल में मोशन एंड रेस्ट एब्सोलूट क्वांटिटी नहीं है। दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक होता है एब्सोलूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोलूट का मतलब है कि जो कोई भले उसके सराउंडिंग्स में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ में चेंज आ रहा है, पर उस चीज़ में अपने अंदर कोई चेंज नहीं है। यानी अब स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो फिक्स्ड है, वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हम सबको पता है, ठीक है। अब स्पीड जो लाइट है वो जिधर मर्जी जाए पूरी दुनिया में, वो हर जगह वो कांस्टेंट है, उससे कोई उसका रिलेशन नहीं, किसी चीज़ से कोई वो उस पर डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ लाइट के इधर जाएंगे तो ये स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी या इधर जाएंगे तो कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है स्पीड ऑफ लाइट एब्सोलूट क्वांटिटी है, ठीक है। जबकि मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव क्वांटिटीज़ हैं। रिलेटिव क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन में आती हैं, किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन में आप उसको चेक करते हैं। यानी मोशन और रेस्ट जो हैं ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपॉन स्टेट ऑफ ऑब्जर्वर। सही है। यानी जो बंदा मोशन और उसको या किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है उसकी अपनी हालत क्या है, उस पर डिपेंड करती है मोशन और रेस्ट। यानी अब इसकी एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, आप लोगों ने पहले सुनी होगी, KPK की बुक में ये थी कि अगर बस, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बस है और बस मूव करती जा रही है, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं। एक बंदा अंदर बैठा हुआ है बस के और 2 ऑब्जर्वर हैं उसके। एक बंदा जो बस के बाहर किसी स्टेशन पर या रोड पर खड़ा है, उसे बस चलती हुई नज़र आ रही है, तो उससे बस के अंदर बैठा हुआ बंदा भी चलता नज़र आ रहा है। तो जो ऑब्ज़र्वर है आउटसाइड द बस, उसके लिहाज से हम कहते हैं कि जो पर्सन है बस के अंदर वो मोशन में है। इसी की बजाय जब आप देखते हैं कि एक और बंदा, दूसरा ऑब्ज़र्वर जो बस के अंदर ही मौजूद है, वो जब अपने साथ वाले पैसेंजर, बस के अंदर वाले बंदे को देखता है तो उसके हिसाब से तो वो बंदा रेस्ट पे है, क्योंकि बंदा तो बैठा है, बंदा कहीं चल के नहीं जा रहा। तो उस जो सेकंड ऑब्ज़र्वर है उसके लिहाज से जो बंदा बैठा है बस के अंदर वो रेस्ट पर है, जबकि जो फर्स्ट ऑब्ज़र्वर था आउटसाइड द बस, उसके लिहाज से बंदा मोशन में है। इस वजह से कहते हैं मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कि जो बंदा बात कर रहा है उसको दूसरा बंदा किस हालत में नज़र आ रहा है। तो इस लिहाज से आप उसे कहेंगे कि मोशन और रेस्ट एब्सोलूट नहीं हो सकते, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर हमारे लिहाज से, अब मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरा घर जो है वो उसी जगह पर है। मैं अपनी गली से देखूँगा अपने घर को, मेरा घर कहीं चल कर नहीं जा रहा, कहीं मूव नहीं कर रहा, तो मेरे लिहाज से मेरा घर रेस्ट पर है। इसी की बजाय जो बंदा स्पेस में है या सन की रिस्पेक्ट से जब हम देखते हैं तो अर्थ मूव कर रही है। जब अर्थ मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है मेरा घर भी अर्थ के अंदर है, वो भी मूव कर रहा है। तो जब मेरा घर, उस लिहाज से फिर जो स्पेस में ऑब्जर्वर है उसकी रिस्पेक्ट से मेरा घर मूव कर रहा है, मेरी रिस्पेक्ट से मेरा जो घर है वो स्टेशनरी है। तो इसलिए मोशन एंड रेस्ट आर स्टेशनरी, ठीक है। उसके बाद अब मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, स्टेशनरी मैंने गलती से कह दिया। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की। कुछ बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, बात करते हैं डिस्टेंस का। तो आप लोगों ने पहले कोई 7वीं या 8वीं में पढ़ के आए हैं, हमने इतना उसमें कुछ नहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस, ये तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, जबकि वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा जी, डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन। आसान, सबसे आसान लफ्ज़ों में जब हम कहते हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, सही है। अब असल में जब भी एक बॉडी
अपनी जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनिशियल हालत थी जहाँ पर वो शुरू में मौजूद थी, वहाँ से वो किसी और दूसरी पोजीशन पर जाती है, किसी और मकाम पर जाती है, तो जो उसकी इनिशियल से फाइनल पोजीशन में चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ना इस ग्राफ से बनाते हैं, समझाते हैं। देखो जी, यहाँ पर ये हमारे पास ना एक ग्राफ आता है ऐसे करके, ऐसे, सही है। अब एक पॉइंट हम इस पे ये ले लेते हैं और एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पर इस पॉइंट को मैं कहता हूँ A, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ B। अब पोजीशन वेक्टर का तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, मैथ्स के अंदर भी ये मैंने पढ़ाया था कि पोजीशन वेक्टर, यहाँ से इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो, उसे मैं कहता हूँ R1, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसे मैं कहता हूँ R2, सही है। अब देखो, पोजीशन है कि किसी भी जगह की कोई हालत या वो जिधर खड़ी है, अभी ये ऑब्जेक्ट A पॉइंट पर खड़ा है और बाद में R2 जब उसकी पोजीशन होती है तो वो B पॉइंट पर खड़ा है। अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पर जाने के लिए बॉडी ने मूव इस कर्व से किया, मगर पोजीशन में सिर्फ चेंज कितना आया है तो वो आप इस तरह कहोगे। अब देखो, बॉडी वैसे मूव यूं करके गई है ऐसे कर्व में, लेकिन पोजीशन में चेंज यूं स्ट्रेट लाइन से शो कर रहे हैं, क्योंकि पोजीशन तो बस A से B पे ही गया है ना, पोजीशन तो डायरेक्ट लाइन से हम शो करेंगे। तो जो ये चेंज इन पोजीशन है ये है डिस्प्लेसमेंट, इसे मैं यूं करके लिख रहा हूँ। और ये जो ब्लू से है, ये जो कर्व नज़र आ रही है, ये कर्व, ये क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, ये तो बात याद रखनी है। अब इसमें भी कुछ केसेस इस तरह आते हैं कि देखो, अच्छा, यहाँ पर से अगर मैं इसको डेल्टा डी लिखूँ, इस चीज़ को, ये डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा डी से डिनोट करते हैं अगर हम, तो डेल्टा डी आएगा यहाँ से इस डायग्राम से R2 माइनस R1। अब ये कैसे आएगा? वैसे तो बच्चों ने रटे शटे मारे होते हैं कि इस तरह R2 माइनस R1 आया, लेकिन ये कैसे आया है? देखो, आप ना इसको जो हेड टू टेल रूल है उसके रिस्पेक्ट से इसको चेक करो। ये होता है हेड टू टेल रूल के मुताबिक, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ R1 प्लस D, ये जो डेल्टा D है, ये R1 प्लस यूँ जाएँ, अगर ये फर्स्ट वेक्टर लें, सेकंड वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल है? R2 के। ये तो हमें पता है ना, ठीक है ना, ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक असल में ये वेक्टर्स हैं, सही है। तो यहाँ से डेल्टा D निकलता है हमारे पास R2 माइनस R1, इस तरह हमारे पास ये चीज़ निकलती है। ऐसे रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, समझ के करेंगे तो आसानी होगी। अच्छा जी, ये तो हमने कुछ बातें की। इसी के आगे हम और एक और बात देखते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपस में थोड़ा फ़र्क क्या चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो है, अब देखो, हमेशा डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, कभी भी दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो जाए। हमेशा डिस्टेंस, दो चीज़ों के दरमियान का डिस्टेंस, या तो वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। अब ये होगा कैसे? स्ट्रेट लाइन जो है, फॉर स्ट्रेट लाइन, इसमें दो केसेस हम देखते हैं, एक है स्ट्रेट लाइन का और एक है कर्व का, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं, उसी तरह हम ग्राफ बनाते हैं। अगर ऐसे जा रहा है एक पॉइंट से इधर, उसी तरह ग्राफ बनाया है, तो ये हमारे पास डेल्टा डी आ गया, R1 R2। और यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं तो इधर कर्व बना लेते हैं ऐसे करके, जिस तरह पहले बनाया था। ठीक है। अब इसमें ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये है R1 R2 और ये है डेल्टा डी।
अब देखना ज़रा गौर करना है, यहाँ पर बॉडी ने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मूव स्ट्रेट लाइन की है। जब मूव स्ट्रेट लाइन किया है तो और हमें ये भी पता है कि स्ट्रेट लाइन में ही डिस्प्लेसमेंट आती है, तो इतना जो डिस्टेंस था दो चीज़ों के दरमियान वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल बना। तो स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस इज़ इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, और कर्व में आपकी बॉडी को मूव थोड़ा ज़्यादा करना पड़े यहाँ तक, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने इतना सा शो किया है। तो कर्व पाथ के लिए डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज़ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, सही है। अब इस तरह हम आगे इसको लिख सकते हैं। ये तो बात सीधी थी, इसमें तो कोई हैवी बात अभी तक आई नहीं। अब इसी के साथ ना हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पास पेपर का क्वेश्चन है मेरे पास। अच्छा जी, अब सीन क्या है कि क्वेश्चन हमारे पास है इस तरह, ऐसे। ये समझें कि यार ये थोड़ी ना डायग्राम ज़रा सही नहीं बनी, इसको देखो। पहले है ऐसे, ये सेमी सर्कल है, ठीक है ना, हाँ यहाँ तक सेमी सर्कल ये। उसके बाद यहाँ से नीचे इतना सीधा आ गया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये सेमी सर्कल है, और ऐसे सेमी सर्कल को ना यूँ जोड़ देते हैं, तो ये इसका आ गया सेंटर। रेडियस है हमारे पास कितना, 2 मीटर। अब और उसने हमें दिया इस साइड की लेंथ है 3 मीटर। ये पॉइंट है ए, ये है बी, इधर पॉइंट है सी, ठीक है। ओ सॉरी, ए बी सी और डी। अब उसने हमें इसमें से ना हम 3-4 चीज़ें देखते हैं। पहले नंबर एक ही से ना हम डिफरेंट क्वेश्चंस बना लेते हैं। पहले तो हमें डिस्टेंस बताओ, एस को मैं डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे नंबर पर वो हमें कहता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तीसरे नंबर पर वो हमें कहता है डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट की रेशो। और चौथे नंबर पर वो हमें बोलता है कि डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की रेशो। ये हमारे पास इससे रिलेटेड हम 4 क्वेश्चंस खुद कर लेते हैं ताकि एक ही से रिलेटेड आपको समझ आ जाए कि कर क्या रहे हैं। अब पहले नंबर पर देखो, डिस्टेंस की बात करने लगे। पहले नंबर पर आ गया डिस्टेंस। अब करना क्या है, बॉडी मूव की है ए से ऐसे पूरा यूँ घूम के डी तक, है ना। तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ से इधर तक आ गया। अब डिस्टेंस को मेजर कैसे करेंगे, हमने ये पूरा इतना हिस्सा और ये सारा सेमी सर्कल चेक करने के कितना इसने डिस्टेंस कवर किया। अब देखो, हम इस पूरे पाथवे को 2 में डिवाइड कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। पहले हम करते हैं ए से बी तक, और फिर 2 हिस्सों में ए से बी और बी से डी। तो ये कितना बना, ए से बी प्लस आएगा हमारे पास बी सी डी। मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बी से डी तो डायरेक्ट लाइन है ना, तो बी सी डी लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर ए बी की तो वैल्यू हमारे पास सीधी है 3, वो तो हमें यहाँ पर लिखी हुई है। बी सी डी जो है ये हमारे पास सेमी सर्कल है, असल में सरकमफेरेंस है। अब देखो, सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को पता है कि होता है 2πr। ये होता है पूरे सर्कल का। तो फॉर सेमी सर्कल, अब चूंकि सर्कल आधा हो गया तो उसको 2πr को डिवाइड बाय 2 कर दो तो ये आ जाएगा πr। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब है बी सी डी जो है ये इक्वल है πr के। अब 3 + r कितने, 2, 3 + 2π, ठीक हो गया।
अब 3 + 2 पाई, अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व करें, पाई की वैल्यू डालें 3.14, तो ये बनेगा 3 + 2 × 3.14 और ये होता है 3 + 6.28, तो ये होगा 9.28। कैलकुलेशंस आप लोगों को खुद करनी आनी चाहिए। कैलकुलेशंस मेंटल अरिथमेटिक तेज़ होगी तो वहाँ पर आसानी होगी, नहीं तो भाई छुट्टी है आपकी। ठीक है, ये सीधी बात कर रहा हूँ क्योंकि मेंटल अरिथमेटिक बहुत ज़रूरी है। आपकी अच्छी मेंटल अरिथमेटिक होगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे, आपका टाइम बचेगा, बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, नुकसान तो है ही नहीं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये हमारे पास आ गया एस, यानी डिस्टेंस बॉडी ने जितना जो कवर किया। अगर मीटर है तो मीटर, यहाँ पर हमने ये इसका यूनिट चार्ज लिख दिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको कहा था इनिशियल से फाइनल पोजीशन में जो चेंज आ रहा है वो होता है स्ट्रेट लाइन, जो होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट। अब इनिशियल है ए, फाइनल है डी, स्ट्रेट लाइन से जोड़ो तो ये आपके पास आएगी डिस्प्लेसमेंट। अब हमने निकालनी है इस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब देखें, गौर करें, अगर ये रेडियस 2 मीटर है इतना, तो ये भी 2 मीटर होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि पूरा तो डायमीटर है ना मिलके। अब देखो ये पूरी साइड फिर कितनी आ गई, 4 मीटर की, 2 + 2 4, और ये साइड है 3 मीटर की। अब अगर देखो तो यहाँ पर इस पॉइंट पर राइट एंगल बन रहा है कि नहीं, बन रहा है। अब जब चूंकि ये राइट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस सामने हाइपोटेन्यूस, तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो आपके पास ये कितना आएगा आंसर, डी आएगी 5 मीटर। अब मैं पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इसका आंसर 5 आना है। 3 का स्क्वायर + 9 + 4 का स्क्वायर 16, 25 √25 5, डिस्प्लेसमेंट आ गई 5 मीटर। ये मॉड में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है। तो देखो डिस्टेंस आया 9। अब मैंने आपको बताया था पीछे कि कर्व पाथ के लिए डिस्टेंस बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस कितना आया था 9.28, डिस्प्लेसमेंट आई 5 मीटर। तो जो बात मैंने पहले की थी ये बात उसको प्रूव करती है कि फॉर कर्व पाथ डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये तो आगे डिस्प्लेसमेंट भी, ये भी हमने कर लिया। अब इनकी बस रेशो निकालनी है, 9.28 / 5 करना है हमने। ठीक है, ये आपके पास आ गया, या इसे आप 9.28 लिखो, या अगर आपके पास उधर जो भी ऑप्शन है उस हिसाब से, या इसे अप्रॉक्सीमेटली 9/5 भी लिख सकते हैं। इस तरह आप उसे कर सकते हैं वो अपने हिसाब से कि ऑप्शन के। और हमेशा एक ट्रिक बताऊं, ट्रिक क्या ही है, हर कॉमन सेंस वाले बंदे को पता होगा कि हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप ऑप्शन देख के सॉल्व करो। हमेशा बच्चे ना क्वेश्चन पढ़ते हैं और बस कि यार मैं टाइम ज़ाया ना करूं, दस्ती सॉल्व करने लग जाते हैं। हमेशा ये बहुत बड़ी गलती है कि फ़ौरन सॉल्व करने पे ना जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, अब फिर आप आंसर्स को देखो, आंसर किस फॉर्म में है। यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको तो कहता हूँ मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हम, अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो आपको पता है कि यार ये डबल एंगल वाला है, इसको मैंने ना आगे tan की फॉर्म में लेके जाने है ऐसा। अब आपने डबल एंगल से उसको या मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ साइन का ना आपने डबल डेरिवेटिव लेना है, साइन थीटा का। अब डबल डेरिवेटिव आप लोगे तो वो आपको पता है सीकेंट और साइन कह रहा हूँ, सीकेंट का लेना है, तो सीकेंट और tan की फॉर्म में आएगा डबल डेरिवेटिव, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अगर वहाँ पर ऑप्शन हो ही tan के फॉर्म में, क्योंकि मेरा एक क्वेश्चन आया था, तो आप अब जो बच्चा है जिसने सिर्फ देखा सीकेंट का डबल डेरिवेटिव, दस्ती सॉल्व करना शुरू कर दिया, एंड पर जाएगा और सीकेंट और tan के फॉर्म में होगा वो उधर। अब फिर वो ऑप्शन देखेगा, फिर टेंशन की यार इसको दोबारा अब आगे क्या करूँ। तो हमेशा सॉल्व करने से पहले ऑप्शन को देखा करो कि मैंने इस फॉर्म में आंसर को लेके जाना है ताकि मेरा आंसर उधर आ सके। अगर आपने फॉर्म वो बनाई नहीं है, आपका क्या फ़ायदा इतना बड़ा, जितना मर्जी बड़ा सॉल्व करो। चलो फजूल लंबी बात कर दी। अच्छा अब आगे इसी से 4 हमारे पास वो ये क्या बनेगा 5/9। तो इस तरह हम ये हमने सॉल्व कर लिया, एक क्वेश्चन था हमारे पास। इसके बाद हमारे पास आता है, देखो कि अच्छा जी ये तो हमने कर लिया। अब हमारे पास आ रहा है, इसके अलावा एक हमारे पास आता है, अच्छा अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। डिस्प्लेसमेंट की तो बात कर ली, वेलोसिटी की बात करते हैं।
वेलोसिटी हमें पता है क्या होता है, वेलोसिटी की आप सब ने डेफिनेशन पहले पढ़ रखी है, कोई इसमें नई बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेलोसिटी होता है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वेलोसिटी का फार्मूला ये है, मैं आप लोगों को कोई उसमें डेफिनेशन नहीं लिखवाने लगूंगा, हमें पता है, हमने पढ़ रखा है, टाइम भी एक तो कम है। अब देखो वेलोसिटी का ये आपके पास आ गया फार्मूला, और एवरेज वेलोसिटी का होता है फार्मूला कि वी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम ये भी आप सबने पढ़ रखा है। अब असल में इंस्टेंटेनियस का क्या सीन है, अब इसमें ना एक चीज़ आती है, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं क्यों, आप सब ने नाम सुन रखे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, मगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती क्यों है। अब असल में एवरेज वेलोसिटी ना मोशन के बारे में नहीं बताती। मोशन के बारे में क्यों नहीं बताती, देखो मिसाल के तौर पर ये पंजाब के बुक में भी उसने एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दी है, वही मैं यहाँ पर भी दूंगा कि स्क्वाश की बॉल है, जो बंदे स्क्वाश गेम है उसमें जो बॉल है उसने पहले मूव जब आपने उसको रैकेट से हिट लगाया है तो वहाँ पर वो आगे वॉल को लगा है, पहले हिट की है वॉल से, उसके बाद वापस आया है और उसने अपनी जिधर मिसाल के तौर पर जो जगह थी वहीं पर वापस आके बॉल रुक गई है, जहाँ से हिट किया था वहीं पर आके रुक गई। अब मिसाल के तौर पर ये वॉल है, यहाँ से हिट किया, पहले इधर गई और इधर से ही वापस आके यहाँ पर रुक गई, ठीक है। इधर पहले उसने D1 कवर किया डिस्प्लेसमेंट और फिर वापसी पे आके D2 कवर किया, लेकिन अगर गौर करें तो ये D1 है, गौर करें तो D2 माइनस D1 के इक्वल है, वेक्टर है इसलिए माइनस डायरेक्शन ज़रूरी है, माइनस साइन का आना, ये तो आप लोगों को पता है। तो जब आप टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं डेल्टा D, ये आती है या सॉरी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई है। टोटल डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ पर आपको बात की थी, D होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट है D1 प्लस D2, ऐसा ही है, ये तो आप लोगों को पता ही है। और D2 किसके इक्वल है, माइनस D1 के, तो ये तो ज़ीरो हो गया। अब जब ये चीज़ ज़ीरो हो गई है, एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है। अब जब एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है तो हमें नहीं पता कि बॉडी ने मूव भी किया था या नहीं, क्योंकि जो बॉडी रेस्ट पे है उसकी भी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, और जिस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करके वापस अपनी पोजीशन पर आई है उसकी भी एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। अब इन दोनों केसेस में एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है, तो आप एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो सुन के ये नहीं डिफ़र कर सकते कि बॉडी मूव की भी थी कि नहीं। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम फिर यूज़ करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हर चीज़ का उसके नाम से कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नाम के अंदर इसमें एक चीज़ आई है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस लफ्ज़ निकला है इंस्टेंट से, इंस्टेंट उसी लम्हे, एक लम्हे के अंदर एक बिल्कुल बहुत छोटे, अब एक लम्हा जो है बिल्कुल छोटा है, मतलब बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, उसे हम कहते हैं एक लम्हा। तो उस लम्हे के अंदर जो वेलोसिटी है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब असल में जब हम यहाँ पर, मैं फिर से ग्राफ से समझाता हूँ, ये देखो ऐसे ही कर्व है, यहाँ से हमारे पास वो आ गई ऐसे, ये देखो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ये तो हमें पता है D यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और हमें अगर इसमें ना टाइम लगता है, मिसाल के V हमारे पास फिर आएगी डेल्टा D बाय डेल्टा T, ये तो अभी फार्मूला पढ़ा हमने, ठीक है। अब देखो, अब चूँकि हमने कहा कि जब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो ये जो टोटल वो है डिस्प्लेसमेंट, वो तो हो जाती है ज़ीरो, तो हम वो यूज़ नहीं कर सकते। अब उससे चेंज करने, उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती कैसे, पहले मैंने आपको नाम से बताया, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एक लम्हे के अंदर, जो एक लम्हे में बहुत छोटे टाइम इंटरवल में यानी वेलोसिटी होगी, उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब वो निकलेगी कैसे, बहुत छोटा टाइम इंटरवल करना है तो जाहिर सी बात है T को छोटा करना पड़ेगा। अब आप T को जब छोटा करते चले जाओगे, मिसाल के तौर पर अब इतनी जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है बॉडी, समझ लेते हैं हम, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर की है 10 मीटर,
और कितने टाइम में, 5 सेकंड्स में। मिसाल के तौर पर अपनी तरफ से हमने ले लिया कि यार इतने डिस्प्लेसमेंट कवर किए इतने टाइम में। अब देखो, अब जब हमने इंस्टेंटेनियस लेनी है तो टाइम इंटरवल छोटा करते जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, टाइम इंटरवल को छोटा कर रहे हैं। जब छोटा करेंगे इसको हम कम करते जाएंगे, डेल्टा टी छोटा होता जाएगा। जब डेल्टा टी छोटा हो रहा है तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी छोटी होगी। यानी अगर मिसाल के तौर पर अगर एक बंदा बाइक पे जा रहा है या गाड़ी पे जा रहा है कहीं भी, उसने 5 मिनट में 10 किलोमीटर तय किया है, हम कहते हैं 4 मिनट में फिर उसने, जाहिर सी बात है 4 मिनट में फिर 8 किलोमीटर ही तय किया होगा, उससे 10 से तो कम ही किया होगा ना, क्योंकि टाइम ही उसने कम लिया। जब उसने 10 से कम डेल्टा टी, इसका मतलब है कि डेल्टा टी छोटा हो रहा है तो डेल्टा डी भी छोटा हो रहा है। डेल्टा टी छोटा हो रहा है तो डेल्टा डी भी छोटा हो रहा है, ऐसा ही है ना। अब जब डेल्टा टी छोटा हो रहा है हम डेल्टा टी को करते जाते हैं छोटा। जब हम डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देते हैं कि तकरीबन डेल्टा टी 0 के आस-पास हो, इसका मतलब है डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। मैथ्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, अगर उन्होंने सही लिमिट्स वाला चैप्टर पढ़ा है उनको पता है कि लिमिट होता क्या है, अगर उन्हें पता है, ठीक है ना, तो फिर उन्हें तो ये मसला नहीं होगा डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है। लेकिन मैं बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा, अगर कोई यहाँ पर देख रहे हैं एमडी कैट के लिए या जो भी है, तो देखो अप्रोचेस टू 0 का मतलब है, मैं यहाँ पर एक आप लोगों को थोड़ा सा हट के जा रहा हूँ बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर ये नंबर लाइन है 0। अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि आप इतना छोटा करते चले जाओ कि 0 के पास पहुँच जाओ, मगर 0 तक ना जाओ, 0 के आगे या पीछे रहो। अप्रोचेस टू 0 का मतलब है 0 के बिल्कुल पास चले जाओ मगर 0 ना बन जाओ, ठीक है। यानी 0 है ना, अगर 0 है तो हम कहते हैं हम 0 ना बन जाएं, डेल्टा टी 0 ना हो, बल्कि वो डेल्टा टी हो जाए 0.000001 कह लो, इस तरह। अब ये 0 के कितना पास है तो इसका मतलब है डेल्टा टी अप्रोच कर रहे 0, इक्वल नहीं हुआ, ठीक है। इस चीज़ का ये मतलब है अप्रोचेस टू 0 का। तो जब हम टाइम छोटे करते चले जाते हैं, टाइम को छोटा करते जा रहे हैं तो टाइम एक ऐसा पॉइंट आएगा 0 को अप्रोच करने लगेगा, ऐसा ही है। जब टाइम 0 को अप्रोच करेगा तो डेल्टा डी भी छोटा होता चला जाएगा, ऐसा ही है ना। जब डेल्टा डी छोटा हो रहा है, टाइम छोटा हो रहा है, डेल्टा डी भी छोटा हो रहा है, तो एक टाइम जो v होगी, v इंस्टेंटेनियस में से लिखता हूँ, तो वो होगी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है लिमिट वाला, ये तो बायो वाले स्टूडेंट्स ने भी पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर में फेडरल हो या पंजाब हो, बायो के स्टूडेंट्स ने पढ़ रखा है। लेकिन लिमिट का मतलब उन्हें ये पता है कि नहीं, असल में लिमिट मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और वो यही है कि कोई चीज़ उसको अप्रोच करती जा रही है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 का मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में जो डेल्टा टी है वो 0 के पास जा रहा है, ठीक है। अब देखो जब वो 0 के पास जा रहा है डेल्टा डी भी छोटा होता जा रहा है, ये हमने कहा था। अब यहाँ पर अब देखो, क्योंकि डेल्टा टी छोटा हो रहा है, डेल्टा डी भी छोटा हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि v छोटी हो रही है। अब क्यों, v तो है रेशो। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पर देखो, अगर 10 था और फिर 5 सेकेंड जब 10 मीटर था 5 सेकेंड में, तो v आई थी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसी के साथ जब आपके पास दूसरा आता है, अगर मैं कहूँ 4 सेकेंड हो गया और फिर डिस्प्लेसमेंट होगी आपके पास 8 मीटर, तो फिर 2 मीटर पर सेकेंड। अब t कम हुआ है, d भी कम हुआ है। अब मैं यहाँ पर देखो ना आता नज़र आता है, यहाँ पर देखो अब v जो है 10/5 आया 2, इसी के बजाय मैं यहाँ पर लिखूँ 10/5 की जगह 1/0.5, यानी टाइम 5 सेकंड से 0.5 सेकंड पर ले गया हूँ और फिर डिस्प्लेसमेंट भी 10 से 1 मीटर हो गई है, तो फिर आपकी 2 मीटर पर सेकंड आई वेलोसिटी। इस तरह हम यानी छोटे करते चले जा रहे हैं, या इसी को एक और लिख देता हूँ 0.1 डिवाइडेड बाय 0.05। अब टाइम और छोटा हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी और छोटी हो गई है, लेकिन अब
इतनी छोटी वैल्यू है, टाइम छोटा होता चला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी छोटी होती चली जा रही है, मगर इसका ये मतलब नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि v भी छोटा होता जाए। तो कहने का ये मतलब था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब आप इस चीज़ को, इसको छोटा करते चले जाते हैं, पहले आप यहाँ पर आए, फिर आप और काम करके यहाँ पर आए, और काम करके यहाँ पर आए, इतना काम किया कि इस पॉइंट के बिल्कुल पास जब आप आ गए, ए के बिल्कुल पास ना होने के बराबर थोड़ा सा डिस्टेंस हो, तो वो होता है, उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये अब इंस्टेंटेनियस को एक दफ़ा एक्सप्लेन ज़्यादा डिटेल में इसलिए किया है कि अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की भी बात होगी तो उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोगों को यही कॉन्सेप्ट वहाँ पर भी लगता है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ये बताना मकसद था कि इसका लिमिट, इस जो है एक्सप्रेशन, इसका मतलब क्या है और हम इसको यूज़ क्यों करते हैं। चलो जी, इसी से रिलेटेड हम आगे एक और क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसी से देखो, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी का ना कुछ फार्मूले आप लोगों ने पढ़े होंगे, ये तो आप सब ने पढ़ रखा है, v एवरेज इज़ इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, पढ़ रखा है या नहीं, ये तो कोई मसला ही नहीं, कहेंगे यार ये तो सारों ने पढ़ा है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई नहीं होता। अब क्यों अप्लाई नहीं होता, अब देखो, अगर ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ठीक है, अब देखो इसी को मैं दोबारा भी बना लेता हूँ, ये पॉइंट ए और ये बी। अब यहाँ पर जब दो, अब देखो कि आपने ना, जब हो डिस्टेंस सेम, एस सेम हो, एस फॉर डिस्टेंस है, ठीक है, तो वी एवरेज का फार्मूला होता है 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2, और जब टाइम सेम हो तो फिर v एवरेज का फार्मूला होता है v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है, ये वाला एनईटी के अंदर, एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बताया, ये ज़रूरी है, बच्चों ने बस ये याद कर रखे, ये वाला एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, बस जिधर आएगा ये लगा देंगे, जिधर आएगा ये लगा देंगे। नहीं भाई, असल में देखो, अब इनका ये अलग-अलग फार्मूले क्यों है, ये जो है ये डिस्टेंस सेम है, यानी एक बंदा, ये है इस्लामाबाद, ए है इस्लामाबाद, बी है लाहौर, ठीक है ना, जो लाहौरी हैं वो तो खुश हो रहे होंगे, अच्छा लाहौर जा रहे हैं हम, ठीक है, लाहौर, इस्लामाबाद से हम गए लाहौर, अब हमने इस्लामाबाद से लाहौर पहले डिस्टेंस तय किया 5 घंटे में, फिर हम जब लाहौर से वापस आए, इधर को वापस आए इस्लामाबाद, हमने फिर डिस्टेंस तय किया 7 घंटे में। अब डिस्टेंस सेम है लेकिन इसमें टाइम चेंज है, डिस्टेंस सेम है, टाइम चेंज है। अब इसका मतलब है इसमें जब हम शुरू में जा रहे थे लाहौर, वेलोसिटी ज़्यादा थी, और जब हम लाहौर से वापस आ रहे थे वेलोसिटी कम थी। अब ऐसे में एवरेज वेलोसिटी जब डिस्टेंस सेम हो तो फिर ये फार्मूला लगता है। अब ये तो मैथ्स वालों के लिए याद करने में मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों ने, मैंने ही सीक्वेंस एंड सीरीज़ का आप लोगों को चैप्टर 6 पढ़ाया था, तो उसके अंदर हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो यही होता है। तो यही हार्मोनिक मीन का फार्मूला, आप बस ए और बी वहाँ पर था, यहाँ पर उसको v1 v2 से रिप्लेस कर दो, तो ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। इसी की बजाय अब हम इस केस पे आते हैं। अब देखो, अगर हो डिस्टेंस डिफरेंट हो, यानी आप ए से बी गए हो, वही लाहौर जा रहे हैं इस्लामाबाद से, ठीक है, और एक और हम जा रहे हैं सियालकोट, ठीक है। अब देखो, ए से बी लाहौर में जाने लगे 7 घंटे और सियालकोट जाने में भी 7 घंटे लगे। हालांकि आप लोगों को वैसे जो उधर उस साइड के लाहौर या सियालकोट वाले साइड के, उन्हें पता है लाहौर ज़्यादा दूर है सियालकोट से, सियालकोट का डिस्टेंस कम है। अब डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस सेम नहीं है लेकिन टाइम सेम है। जब टाइम सेम है तो फिर इसका जो वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो ये होता है। ये क्वेश्चन आया था एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए मैं आप लोगों को ये फार्मूला बता रहा हूँ। ध्यान से वहाँ पर आंखें दिमाग खोल के, अल्लाह का वास्ता है वहाँ पर करना। उधर एवं टून हो के नहीं बस शुरू कर देना है, चलो जी लगा दो फार्मूला, पढ़े ऐसी कदे ला दो, नहीं भाई, उधर दिमाग खोल के उधर देख के करना है कि कौन सा फार्मूला वहाँ पर लगता है, ठीक है। वहाँ पर हमेशा आई कैचर आपके पास ऑप्शन होगा, हमेशा आई कैचर ऑप्शन होता है। बच्चा कहता है ओ ये मैंने किया सॉल्व, ऑप्शन भी है, चलो कर दो, नहीं। देखो जी, ये तो हमारे पास हो गया। अब इसके बाद हमारे पास आता है एक और
फार्मूला क्या है, एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन आता है कि एक बॉडी, उसको हमने इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, ऊपर, और उसने एक हाइट अचीव की है, वेलोसिटी उसकी v थी, उसने एक हाइट अचीव की, ठीक है, और वो फिर उस हाइट पर अचीव जाकर एक मोमेंटेरीली स्टॉप होती है, ये तो आप सबको पता है, और फिर वापस आती है। तो उस हाइट का फार्मूला होता है h = v²/2g। ये फार्मूला बस याद रख लेना, ठीक है ना, तो आप लोगों को वो पता चलेगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर, इस वजह से ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि आपकी जो है बॉडी आपने ऊपर फेंकी एक हाइट तक वेलोसिटी v से, तो वो कितनी हाइट अचीव करने के बाद नीचे आएगी, तो उसका फार्मूला ये है। ये तो हमारे पास होगी वेलोसिटी की भी बात। अब हम आते हैं आगे एक्सेलरेशन पे, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात आ गई। अब देखो, एक्सेलरेशन का भी आपने फार्मूला तो पढ़ ही रखा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, या उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, वही फार्मूला है a = ΔV/ΔT है। बस यहाँ पर एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन वेलोसिटी में ही होती है। इसमें भी मैं कोई आप लोगों को एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगा, आप वही उसमें वेक्टर डायग्राम भी सब कुछ वही है, कुछ इसमें नई बात नहीं है, ठीक है। और इसमें भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो होती है, अब वो इंस्टेंटेनियस का मैंने आपको इसलिए ज़्यादा डिटेल में बताया था कि एक दफ़ा जब आपको चीज़ समझ आ जाएगी तो बाकी सब के लिए आसानी हो जाएगी। अब ए इंस्टेंटेनियस उसमें भी लिमिट लगाई थी, इसमें भी लिमिट ΔT अप्रोचेस टू 0 कर रहे हैं, ΔV/ΔT। ये तो ठीक है ना, हमारे पास आ गया फार्मूला। इसमें कुछ भी हैवी बात नहीं की, कुछ मुश्किल बात नहीं की। अब यहाँ पर एक बात एक और बता दूँ, फार्मूला लिखवा दूँ। एवरेज एक्सेलरेशन का भी एक स्पेशल फार्मूला है। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेशन a1 इन टाइम t1 और एक्सेलरेशन a2 इन टाइम t2, अगर बॉडी मूव कर रही है तो एवरेज एक्सेलरेशन दोनों की कैसे निकलेगी, a1 t1 प्लस a2 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। प्रूफ करने की हमें यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, प्रूफ है, आसान ही है सबके, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, खपने की ज़रूरत नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट है। एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब है कि आप उन चीज़ों को यूज़ कैसे करते हो, क्या आपने जो इतना 2 सालों में पढ़ा उनको यूज़ करना भी आपको आया या नहीं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। इस चीज़ को कहते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, उसका इस्तेमाल आना चाहिए, ना कि फार्मूला आया कैसे है। इसलिए कोई यहाँ पर हम डेरिवेशन वगैरह के लिए टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक और आता है ग्राफ से पहले एक फार्मूला, हाँ मैं लिखवा दूँ, और ये ट्रिक है। आप लोगों ने जो पंजाब में भी शायद उस तरह का क्वेश्चन है या नहीं, मुझे उसका सही मालूम नहीं है। फेडरल में हमारा इसी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल था कि एक बॉडी है, MCQ था सॉरी, कि वो फर्स्ट सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर करती है, सेकंड में इतना कितना करेगी। वो याद होगा कि अगर इतनी वेलोसिटी से मूव कर रही है, इतनी उसकी एक्सेलरेशन है, तो बॉडी थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। इस तरह वाले क्वेश्चंस जो थे, जो फेडरल के बच्चे हैं उनको तो पता होगा, जिसने किताब खोली थी, जिसने थोड़ी तवज्जो की थी पढ़ने की, ठीक है। जिसने नहीं खोली नहीं है उसके लिए तो फिर भाई माजरत चाहते हैं, आपको नहीं पता होगा। अच्छा, उसके लिए एक ट्रिक है, उसमें तो हमने पढ़ा था ना, वैसे बच्चों ने ये किया हुआ है। पहले हम उसका थर्ड सेकंड का टोटल 3 सेकंड का निकालते थे, फिर टोटल 2 सेकंड का डिस्टेंस निकालते थे, फिर थर्ड सेकंड के लिए 3 - 2 करते थे। इतनी कोई चवलियाँ मारने की ज़रूरत नहीं है लंबी लंबी। देखो फॉर्मूला है SN, यानी nth सेकंड के लिए मैं लिख रहा हूँ फॉर nth सेकंड, डिस्टेंस फॉर nth सेकंड में लिख रहा हूँ यहाँ पर डिस्टेंस, ठीक है ना। कि nth सेकंड में वो आपको क्वेश्चन दे देता है, मेडिकल में भी आता है ये और इंजीनियरिंग में भी, कि इस nth सेकंड यानी थर्ड सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो उसके लिए फार्मूला होता है v + ½ a × 2n-1। करना क्या है, देखो बॉडी की वेलोसिटी है, यहाँ पर जो भी उसने वेलोसिटी उसने दी होगी, उसने एक्सेलरेशन भी दी होगी। v की जगह vi भी लिख सकते हैं, खाली v भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ें हैं। v
और एक्सेलरेशन दोनों चीज़ें दी होंगी और हमें सिर्फ यही चाहिए। हम करेंगे क्या, जो भी वेलोसिटी होगी उसको इसकी जगह डालेंगे हाफ, वैसे ही ए जो एक्सेलरेशन है सॉरी ए एक्सेलरेशन है और जो एन है, एन वो सेकंड है। यानी अगर आपको वो कहता है ना, क्योंकि अब ये मैंने इसलिए फार्मूला ट्रिक लिखवाई है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस बताओ, तो वो बच्चा क्या करेगा, पहले 3 का निकालेगा टोटल, फिर 2 का और माइनस करेगा। वो तो ठीक है, अगर आप उस तरीके से भी करो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा लेकिन फिर भी कर लोगे। लेकिन कभी कभी वो कहता है थर्ड सेकंड और फिफ्थ सेकंड की रेशो बताओ। अब क्या करोगे, अब शहजादे क्या करेंगे जी, जो होंगे हमारे इधर होनहार स्टूडेंट्स बड़े अक्लमंद, वो क्या करेंगे जी, पहले 3 का निकालेंगे, फिर 2 का निकालेंगे, माइनस करेंगे, थर्ड सेकंड का निकलेगा, फिर 5 टोटल निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, माइनस करेंगे, फिफ्थ का निकलेगा, फिर रेशो लेंगे। अबे भाई गधे नहीं बनना वहाँ जाके, आपने डायरेक्टली वैल्यूज़ डालनी है। अब हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं, ख़ुद वैल्यूज़ ले लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड अगर, और एक्सेलरेशन है हमारे पास, हम कह लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली जी के इक्वल। तो देखो 5 प्लस हाफ ए आ रहा है 10। अब हमें S5 रेशो S3 बतानी है, तो हम क्या करेंगे, पहले S3 S5 निकाल लेते हैं हम। S5 के लिए A10 डाल दी, 2 इंटू 5 माइनस 1। ये मैं पूरा S5 के लिए पूरा कर रहा हूँ सॉल्व, ताकि एक दफ़ा आप लोगों को समझ आ जाए। 2 इंटू 5 अंदर आएगा 10 माइनस 1 9, 9 5 45 50 मीटर्स। उसने फिफ्थ सेकंड में कवर किया, फिफ्थ सेकंड में, टोटल नहीं, सिर्फ उस सेकंड में। और इसी के साथ जो S3 आएगा उसमें क्या करेंगे, 5 प्लस 5 इंटू आपके पास आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 25 और ये 30 S3। तो रेशो आपके पास अगर 5 रेशो वो है S5 रेशो S3, तो आपके पास आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 30 5/3। और अगर या इसे आप लिखना चाहो तो 1.667 आता है। और इसी के बजाय अगर S3/S5 आ जाए, ये है S5/S3, और इसी के साथ अगर S3/S5 आ जाए तो फिर क्या होगा, 3/5। 3/5 कितना होता है, 60.6, असल में परसेंटेज में 60 होता है। इस तरह आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बस फार्मूला लिखवाया था और उसकी एक एप्लीकेशन करवा दी है ताकि आप लोगों को पता हो कि करना क्या है, ठीक है भैया। अब हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में असल में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, एक्सेलरेशन का तो नहीं खैर, लेकिन वेलोसिटी टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम में सारे हम सिर्फ वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे, कोई उसमें हैवी बात नहीं है। जो वेलोसिटी टाइम में होगा वैसा ही है तकरीबन डिस्प्लेसमेंट टाइम भी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या कहता है जी, हम ले लेते हैं, देखो ऐसे ग्राफ बना लिया, इसमें हम ना एक ही ग्राफ में डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। एक यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर है टाइम, ठीक हो गया। अब ज़रा एक केस हम ले लेते हैं ये, एक केस हम ले लेते हैं ये, एक केस हम ले लेते हैं ये, एक आ गया ये, एक आ गया ये, ठीक हो गया। अब और एक और भी आ सकता है, अगर मैं इसी को यहाँ पर एक ऐसे बना लूँ और एक ऐसे बना लूँ। अब देखो होना क्या है, पहले नंबर पर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें वेलोसिटी और टाइम के दरमियान का रिलेशन निकले। देखो जी, पहले तो ये स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देती है, स्लोप होती है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मैथ्स वालों को तो पता है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स क्या है, वी बाई टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और अगर आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा भी खुला हुआ है, नहीं खुला तो बादाम खाओ, खुला हुआ है तो यहाँ पर इसको, ये फार्मूला होता है एक्सेलरेशन का, अभी पढ़ा था, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। एरिया अंडर द ग्राफ किसके इक्वल होता है, एरिया होता है v इंटू टी है, तो वो डिस्टेंस के इक्वल आएगा। ये कैसे आता है ये भी मैं आगे खैर आप लोगों को भी बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर सुनो, पहले हम नंबरिंग करते हैं 1 2
3 4 5 6, ये 6 केसेस हैं, एक ही में सारे पढ़ लेंगे तो आप लोगों का डिस्प्लेसमेंट टाइम भी ऐसा ही है, इससे डिफरेंट केस हो ही नहीं सकता। और अब देखो ये ना स्ट्रेट लाइन है, ये ना असल में ऐसे है, स्ट्रेट लाइन समझ लो, अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है गुजारा करो। स्ट्रेट लाइन का मतलब है वेलोसिटी की हर पॉइंट पर, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर 5 वैल्यू थी तो टाइम नीचे चेंज होता जा रहा है एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी फिक्स्ड है 5 5 5, हर पॉइंट पर ऑर्डिनेट लोगे आएगा 5। इसका मतलब है वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पर 1 के लिए मैं कह रहा हूँ वेलोसिटी आ गई कांस्टेंट। जब वेलोसिटी कांस्टेंट है डेल्टा वी क्या आ गया 0। अब ये कैसे आया, अगर भाई थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ तो वो आता है डेल्टा वी होता है V2 माइनस V1। जब यहाँ पर V2 है यहाँ पर V1 है लेकिन दोनों सेम है तो आंसर आएगा 0। जब 0 आ गया डेल्टा वी 0, एक्सेलरेशन होती है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एक्सेलरेशन 0। इस तरह आपके पास एक ग्राफ आ गया। इसी के साथ दूसरे में देखो, अब दूसरे के अंदर क्या सीन हो रहा है, कर्व डिक्रीज़ हो रहा है। अब देखो असल में हो क्या रहा है, यहाँ पर इसमें पहले स्लोप जो है ना, स्लोप हो रही है डिक्रीज़। अब बच्चे कहेंगे ये कैसे कह रहा है, जिसने पढ़ा है वो तो नहीं कहेगा खैर, लेकिन बच्चे कहेंगे क्या कह रहा है, स्लोप हो रही है डिक्रीज़ कैसे। शुरू में स्लोप अप्रॉक्सीमेटली ऐसे है, देखो तकरीबन बिल्कुल ऐसे है, बाद में जाके स्लोप ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। जब स्लोप यूँ वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ को जा रही है, स्लोप शुरू में ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। जब वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ जा रही है यानी एंगल पे चेंज होती जा रही है। अब इसका मतलब है डेल्टा टी बढ़ रहा है। शुरू में डेल्टा टी बहुत छोटा था, इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान डेल्टा टी छोटा है, जबकि जब मुड़ रही है तो अब इन दो के दरमियान डेल्टा टी बढ़ गया। डेल्टा टी बढ़ता है तो स्लोप कम हो रही है, क्योंकि डेल्टा टी कम हो रहा है, ये सॉरी गलती से कह दिया, डेल्टा टी बढ़ रहा है जैसे जैसे आगे जा रहे हैं। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है, जब कम हो रही है तो स्लोप डिक्रीज़, एक्सेलरेशन डिक्रीज़ हो रही है। मैं ऐसे डाउनवर्ड एरो लगा रहा हूँ, एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज़। अब देखो वेलोसिटी इसमें बढ़ ही रही है। अब बच्चे कहेंगे ये क्या बकवास कर दी है इसने फिर से कि वेलोसिटी तो बढ़ रही है एक्सेलरेशन कम हो रही है, कैसे बोल रहा है। वेलोसिटी देखो शुरू में 0 थी, बढ़ ऐसे यहाँ पर आ गई, इधर से इधर तक आ गई है, उसकी 0 से इधर इस पॉइंट तक आ गई है, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी तो बढ़ी है। ये 0 है भाई, वेलोसिटी तो बढ़ी है, मगर उसकी स्लोप डिक्रीज़ हुई है। स्लोप का भी इतनी बड़ी कहानी मैंने आप लोगों को ये सुनाई थी कि जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वो वर्टिकल से हॉरिजेंटल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उन दोनों का जो बीच में 2 पॉइंट्स के दरमियान टाइम का इंटरवल है वो बढ़ रहा है। जब टाइम इंटरवल बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, पूरी फ्रैक्शन छोटी हो रही है, तो इसलिए स्लोप डिक्रीज़ एक्सेलरेशन डिक्रीज़। इस तरह थर्ड में जब हम देखते हैं तो थर्ड में जो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है ना, ये तो हमें पता है, 0 से ऊपर को जा रही है, जाहिर सी बात है बढ़ रही है। लेकिन इसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अच्छा, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म क्यों है कि शुरू में जब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान लेते हैं तो आपके पास आएगी, लेकिन जब आप बाद में भी लेते हैं तो गौर करो, इसमें शुरू में जो स्लोप थी ऐसे, बाद में भी ऐसे ही है, एंगल चेंज नहीं हो रहा। अब स्लोप का एक और फार्मूला भी होता है tan थीटा, ये तो पढ़ रहा ही है ना। अब जब एंगल चेंज नहीं हो रहा, एंगल फिक्स्ड है, तो tan थीटा की वैल्यू फिक्स्ड है। जब वैल्यू फिक्स्ड है तो स्लोप कांस्टेंट, स्लोप यानी सेम रहेगी। जब स्लोप सेम रहेगी तो एक्सेलरेशन सेम रहेगी, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो जाएगी। इसी के साथ फोर्थ में, अब ये तो था तीसरा केस, फोर्थ में देखो, इसमें जो है ना वेलोसिटी इंक्रीज़, एक्सेलरेशन इंक्रीज़, ठीक है। अब ये मैंने कैसे कहा, देखो शुरू में ये इस चीज़ का ऑपोजिट है, 2 और 4 एक दूसरे के ऑपोजिट है। 2 में मैंने कहा था शुरू में तकरीबन वर्टिकल थी हमारे पास जो ये स्लोप आ रही थी,
यहाँ पर स्लोप शुरू में हॉरिजॉन्टल है और ऐसे ऐसे बढ़ती यूँ वर्टिकल होती चली जा रही है। शुरू में ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, ऐसे को चेंज होती जा रही है ऊपर को। जब एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा की वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। जब tan थीटा की वैल्यू, और इसमें भी असल में वही हो रहा है, शुरू में डेल्टा टी बड़ा है, डेल्टा टी आगे जा रहे हैं, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। इन दो पॉइंट्स में डेल्टा टी बहुत छोटा है। जब डेल्टा टी छोटा होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। यही वही कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ चेंज नहीं आया। तो इसलिए इसमें स्लोप बढ़ रही है। जब स्लोप बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन बढ़ रही है, और वेलोसिटी का तो जाहिर सी बात है 0 से ऊपर तक गई है, वेलोसिटी इंक्रीज़ हो ही रही है। फिफ्थ में डाउनवर्ड आ रहा है, एरो मैं ऐसे लगा देता हूँ, ऐसे। फिफ्थ में वो पूरी तरह से वर्टिकल नहीं है, ये ध्यान करो थोड़ी टिल्ट है, तो वो डाउनवर्ड आ रही है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है फिफ्थ में। अब डिक्रीज़ कैसे हो रही है, ये तो क्योंकि ख़ुद देखो ग्राफ से, शुरू में इस पॉइंट पर थी, नीचे आ गई, ज़ाहिर सी बात है कम हो रही है, वो तो ठीक है। एक्सेलरेशन इसमें जो हो रही है रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, यूनिफॉर्म लिख रहा हूँ मैं। अब देखो सीन क्या हो रहा है, इसमें शुरू में भी और नीचे पे भी वो जो स्लोप सेम आ रही है, ठीक है ना। आप दो पॉइंट्स के दरमियान में निकाल लो, ऐसे टिल्ट है, लेकिन हर दो पॉइंट्स के दरमियान जो स्लोप है वो फिक्स्ड है। तो लेकिन सिर्फ इसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है, इसमें ऐसे थी, इसमें डाउनवर्ड आ रही है। जब डाउनवर्ड आ रही है तो इस बात का मतलब है कि वो एक्सेलरेशन नेगेटिव में, उसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, यानी उसको रोकने के लिए भी। अब छठा जो है ना, छठा ये इम्पॉसिबल केस है, ये इम्पॉसिबल केस है। कभी फिज़िकल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये केस पूरा हो जाए। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो जी, इसमें बिल्कुल वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब है इसमें है एंगल 90 डिग्री। आप tan 90 करो, इन्फिनिटी आ जाएगा। tan 90 होता है इन्फिनिटी। उसी के साथ या आप एक और चीज़ देखना चाहो, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी करो। डेल्टा वी तो है, इधर से इधर में इन दो पॉइंट्स के दरमियान निकाल दो, डेल्टा वी तो आएगा, लेकिन गौर करो कि दोनों पे टाइम सेम है। टाइम सेम होने का मतलब है डेल्टा टी ज़ीरो हो गया। जब डेल्टा टी ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो, डिनोमिनेटर ज़ीरो, तो एनीथिंग ओवर ज़ीरो, एनीथिंग कांस्टेंट ओवर ज़ीरो, वो क्या देती है, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी देगी, इसका मतलब है इसमें आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, टाइम कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगी। आज अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो जाए, क्योंकि अब इसका असल में कहने का मतलब ये है कि इस ग्राफ का यही मतलब है कि आपने गाड़ी, आप कोई भी आप लोगों में से गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही है पर टाइम नहीं बढ़ रहा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ी है, गाड़ी की स्पीड टाइम तो लेगी ना थोड़ा सा बढ़ने में। इस ग्राफ से तो ये है कि टाइम फिक्स्ड है और गाड़ी की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये वाला इम्पॉसिबल केस है। ये 6 केसेस थे, सेम टू सेम ये सारे के सारे केसेस डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हो सकते हैं, वो आप लोग खुद कर लेंगे उसको, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है बस। और अच्छा, इसमें जो S इज इक्वल टू VT वाला सीन था, यानी एरिया अंडर द कर्व, ये मैं आप लोगों को थोड़ा इसको इरेज करता हूँ, फिर समझा देता हूँ। असल में एरिया अंडर द कर्व इसमें इक्वल कैसे आया है, एरिया के, सॉरी डिस्टेंस के इक्वल कैसे आया, ये पंजाब की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। अगर ये आपके पास है ऐसे, इधर ग्राफ है, ये ग्राफ है, इसमें इसके अंदर का एरिया, इसके नीचे एरिया जो आ रहा है ये V है, ये T है। अब गौर करो इसके अंदर हो क्या रहा है। अब इसमें इस वाले के अंदर ये जो ग्राफ है आपके पास V और ये VT ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इसके अंदर जब हम एरिया लेते हैं, असल में ये बन क्या रहा है, एक रेक्टेंगल टाइप बन रहा है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, एरिया के इक्वल है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लेंथ कह दूँ T इंटू इसको कह दूँ ब्रेड्थ V कह दूँ, या V इंटू T, जो मर्ज़ी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लो, उसका मसला नहीं है।
या इसी को मैं v इंटू टी भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब एरिया है इसमें v इंटू टी के इस ग्राफ के मुताबिक। अब अगर किसी बंदे ने पढ़ा है तो उसे पता है v इंटू टी डिस्टेंस के इक्वल होता है। एक तो इस ग्राफ के हिसाब से v इंटू टी एरिया अंडर द कर्व उसके डिस्टेंस के इक्वल आ गया, लेकिन ये तो सिर्फ इस केस में है। तो हम एक और भी केस चेक करते हैं कि क्या उसमें भी ऐसा होता है कि नहीं। अब इस केस में देखो कि ऐसा आपके पास एक कर्व है, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं। अब इसमें ये जो है इस पॉइंट पर वेलोसिटी v है, टाइम t है इधर तक, ठीक है। अब अगर देखो इस कर्व के अंदर एरिया ये आ रहा है ये सारा। अब जो वेलोसिटी इधर ही है वही जाहिर सी बात है वेलोसिटी, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ। ट्रायंगल यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट। h लिख रहा हूँ हाइट से, हाफ वैसे ही आ गया, बेस यहाँ पर है t और हाइट हमारी है v। ये क्या बना v इंटू टी बाई 2, ये आ गया एरिया। ये तो हमने वैसे एरिया की कैलकुलेशन की। इसी में s इज इक्वल टू वी टी जो होता है वो असल में होता है v एवरेज। अब इसमें जो v एवरेज है वो होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। इसमें इनिशियल 0 है उसमें, और फाइनल क्या है v, तो 0 प्लस v बाय 2। तो आप जब इस फार्मूले के हिसाब से देखो तो ये क्या आएगा v बाय 2 इंटू टी, ये s के इक्वल ही ना, s के फार्मूले में ही डाला है। तो यहाँ से एरिया और फिर से डिस्टेंस इक्वल आ गए। तो अब हम इससे ये चीज़ जनरलाइज करते हैं, ये रिज़ल्ट अखज़ करते हैं कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप उसे कह सकते हो। डिस्टेंस असल में हम उसे कहेंगे, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सारी हमने डिस्कशन कर ली। फिर हमारे पास आता है इसी के साथ अच्छा, इसमें फिर हमारे पास अब आ गया इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म, वो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन है, एक है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, फिर एक है दूसरे नंबर पर है या एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेड, फिर तीसरे नंबर पर है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेड माइनस वी आई स्क्वेड। ये तो सब ने पढ़ रखी हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन है, ठीक है। लेकिन एक इनकी लिमिटेशन है, ये सिर्फ़ और सिर्फ तब लगती हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट ना रहे, एक्सेलरेशन हो रही है चेंज, अगर एक्सेलरेशन ही कांस्टेंट ना रही तो फिर ये जो है ना, ये वाली इक्वेशंस ये नहीं लग सकती, क्योंकि इन सब के अंदर एक्सेलरेशन आती है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना रही तो फिर ये सारी की सारी इक्वेशंस फेल हो जाती हैं। ये इक्वेशंस आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं, इनमें कोई हैवी ऐसी बात नहीं है। मैंने बस इक्वेशंस लिखवानी थी और इनकी एक लिमिटेशन बतानी थी कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट पे सिर्फ अप्लाई हो सकती है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है, ये हमने पहले पढ़ रखा है, 9th के अंदर भी हमने पढ़ा था। फर्स्ट लॉ, सेकंड और थर्ड। डेफिनेशन आप सबको इनकी पता है, इनमें कोई हैवी बात नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू बी एट रेस्ट और अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। सब ने पता है, सबको पता है ये कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, इसमें कोई हैवी बात नहीं है। इसको हम इसमें से कुछ चीज़ें इनको कहते हैं। फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स, सेकेंड लॉ मेजर्स फोर्स, ये फोर्स है, और थर्ड लॉ अप्लाइज फोर्स या इज एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कुछ भी कह लो। अब देखो डिफाइंस फोर्स या इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी का अपनी स्टेट को, अपने जो भी उसकी जिस हालत में है उसको कंटिन्यू रखने की टेंडेंसी को कहते हैं इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं, इसका यही मतलब है कि एक बॉडी अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर बैठा हूँ या एक बॉल है वो यहाँ पर हमने रखी हुई है,
बॉल वो कहता है कि अगर जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं ना लगाता तो बॉल हिलेगी नहीं अपनी जगह से। ये तो हमें पता ही है, जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज़ उसको फोर्स लगाएगी नहीं, बॉल ने वहीं पड़े रहना, कुछ भी नहीं होगा। और अगर कोई बॉल या कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती जा रही है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो जब तक उसको कोई चीज़ रोक नहीं रही या उसको तेज़ नहीं कर रही तो वो यूनिफॉर्म ही रहेगी। तो इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि ये फोर्स की क्वालिटी के बारे में बताता है, इसलिए हम इसे कहते हैं डिफाइंस फोर्स, कि ये फोर्स को डिफ़ाइन करती है कि सिर्फ तब कोई चीज़ मूव करेगी जब उसे फोर्स लग रही है क्या। तो इसलिए इसी वजह से इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, क्योंकि बॉडी की इनर्शिया की प्रॉपर्टी को भी बताता है। फिर सेकंड लॉ मेजर्स फोर्स। सेकंड लॉ की इक्वेशन आप लोगों को पता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। आप लोगों को पता है इनकी वो इक्वेशंस का कोई रोला नहीं है। F = ma, इसी फार्मूले इसी इक्वेशन से निकल रहा है, ये भी आप लोगों को पता है। अब चूँकि इस इक्वेशन से हमें फ़ोर्स की क्वांटिटेटिव वैल्यू मिलती है, फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड मिलती है, इसलिए हम इसे कहते हैं सेकंड लॉ मेजर्स फोर्स। और जो थर्ड लॉ है वो कहता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, व्हेन वन बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अदर बॉडी, द अदर बॉडी एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। ये भी आप लोगों ने इनकी स्टेटमेंट्स पता है, लेकिन चूँकि ये वाला जो लॉ है ये कहता है कि जब एक चीज़ ए बी पर फोर्स एक्ट कर रही है तो बी उस पर उतनी ही फोर्स एक्सर्ट करेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसकी अगर उधर है तो वो इसको ऑपोजिट में फोर्स करेगी एक्सर्ट। तो जाहिर सी बात है ये फोर्स की एप्लीकेशन है कि पहले आप फोर्स उस पर लगा रहे हो फिर फोर्स आप पे लग रही है, तो फोर्स अप्लाई हो रही है, इसलिए थर्ड लॉ इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अब इसमें जो है ना एक बात है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? पेयर ऑफ बॉडीज़ के लिए। टू नहीं लिखता, पेयर ऑफ बॉडीज़ के लिए। अब पेयर ऑफ बॉडीज़ का मतलब है कि जब आपने थर्ड उसकी लॉ ऑफ मोशन की बात करनी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, तो सिर्फ और सिर्फ ये तब हो सकता है कि जब दो बॉडीज़ हों। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बॉडी फोर्स लगाए और उसी के ऊपर अपना ही रिएक्शन, यानी अगर उसने फोर्स लगाई है अपने ऊपर ही और अपने ऊपर ही रिएक्शन आए, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ इसके लिए हमेशा एटलीस्ट दो बॉडीज़ ज़रूर चाहिए। अगर आपने फ़ुटबॉल को किक मारी है तो फुटबॉल पे जितनी फ़ोर्स लगी है वही फ़ोर्स आपके पाँव पर भी लगती है। इसलिए अगर फ़ुटबॉल हो सख्त तो आप लोगों को पता है कि उसके अंदर आपको ज़्यादा ज़ोर लगाते हो तो दर्द भी होती है पाँव पे, अगर आपने शूज़ उस तरह नहीं पहने हुए। तो इस वजह से जो आप फोर्स उस पर लगा रहे हैं वही फ़ोर्स आप पर वापस लग रही है। पेयर ऑफ बॉडीज़ इसमें होना ज़रूरी है हमेशा। और एक और बात, एक्शन एंड रिएक्शन, इसमें जो एक्शन और रिएक्शन है, ये मैं RXN से लिख रहा हूँ, रिएक्शन, ये नेवर ऑन सेम बॉडी। कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बॉडी पर एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन भी उस पर नहीं होगा। यानी जब आपने किक मारी है फुटबॉल पे तो आपने एक्शन किया है, फुटबॉल पर एक्शन हुआ है और आपके पाँव पर रिएक्शन हुआ है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने फुटबॉल को किक मारी तो एक्शन फुटबॉल पे किया और रिएक्शन भी फुटबॉल पे ही हो गया। नहीं भाई, हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑन ऑपोजिट या डिफरेंट बॉडीज़, और हमेशा इसके लिए पेयर ऑफ बॉडीज़ चाहिए। तो ये कुछ आपके पास आगे कुछ बातें थी आम सादी सी, जिनको वैसे तो शायद आप लोगों ने पढ़ा हो पहले तो, लेकिन इसमें बताना ज़रूरी था। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आगे फिर आता है, हम जब चलते हैं आगे तो वो कहता है मोमेंटम की बात करता है। मोमेंटम का आप सब ने पहले सुन रखा है नाम, इसमें मोमेंटम में कोई ऐसी नई चीज़ नहीं मैं करने वाला। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है, P = mv। आप लोगों को पता है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उसकी भी डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। कुछ इसमें ऐसी नई बात नहीं है। यूनिट इसका किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसको आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो, एक ही चीज़ है। इनमें ये और लिख देता हूँ, सूती मखलूक कोई हो तो यही नहीं समझे किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय न्यूटन सेकंड लिखा है, ऐसा नहीं है। ये दोनों इसके यूनिट्स हैं, ठीक है ना।
ये तो अब मोमेंटम असल में होता क्या है कि किसी भी मूविंग बॉडी की उसको अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो उसको कोई चीज़ दूसरी चीज़ रोक रही है, तो उस बॉडी की, उस मूविंग बॉडी की वो क्वालिटी कि उस फोर्स को अपोज करना, उस फोर्स से बचना, उसको जो हम कहते हैं मोमेंटम, इसको न्यूटन ने इसको नाम दिया था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। न्यूटन ने नाम दिया था क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, तो लेकिन इसीलिए इसका नाम मोमेंटम पड़ा है, मोशन से मिलकर इस तरह, तो इसलिए। इसके बाद आपके पास आता है एक और फार्मूला जो F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेरिवेशन मैं नहीं कराऊंगा, टाइम नहीं है, ये आपने पढ़ रखा है, फेडरल में भी है, पंजाब में भी है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू फोर्स, ठीक है ना, इज़ इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। और ये आता किस तरह, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही आता है, न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसी को आप थोड़ा मैनिपुलेट करो तो आपके पास इस तरह ये चीज़ें आ जाती हैं। इसमें कोई ऐसी हैवी चीज़ नहीं है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। आगे आपके पास आता है इम्पल्स, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। मैंने ECAT 2 रिसेंटली दिया था, उसके अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है ना। अक्सर वो पूछता है कि एक बॉडी कार मूव कर रही है इतनी स्पीड से, ठीक है, रिटार्डेशन उस पर फोर्स लगी है, तो वो कितने टाइम में जाके रुकेगी, तो वो इसी फार्मूले से निकलता है। ये मेरा क्वेश्चन आया था ECAT 2 के अंदर भी, और इससे पहले नेक्स्ट के अंदर भी आया था, तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। MD-CAT वालों के लिए भी मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट ही होगा, ज़ाहिर सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि फार्मूला ये इस्तेमाल ना हो, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो न्यूटन वो जो फार्मूला है ना F इज़ इक्वल टू ma, उससे ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होता है वो ये फार्मूला है, क्योंकि मोमेंटम को बीच में जब लिया था तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है, ज़्यादा केसेस पर आप आसानी से लगा सकते हो। अच्छा जी, इम्पल्स की बात करते हैं। इम्पल्स इसी से रिलेटेड ही है, मतलब मिलता जुलता ही है। अब आपने ये तो पढ़ा है ना, F इज़ इक्वल टू mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये इसी को खोल के लिखा है मैंने F। लेकिन कभी कभी जो फोर्स लगने का टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि, और फोर्स उसमें इतनी सडनली चेंज होती है कि आप इस फार्मूले को फिर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत छोटा टाइम इंटरवल होता है, फोर्स चेंज हो जाती है एकदम सडनली, एक इंस्टेंट में ये, एक इंस्टेंट में एकदम चेंज होगी, तो इस वजह से आप फिर ये फार्मूला नहीं लगाते। फिर उसमें आप अलहदा अलहदा फोर्स को मेजर करने के बजाय इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसे कहते हैं फिर इम्पल्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को। अब यहाँ पर इसकी मिसाल है कि क्रिकेट बॉल है, बॉल आई है, बैट्समैन जब भी उसको छक्का मारता है, वो बैट्समैन जब भी उस पर मिसाल के तौर पर छक्का मारने की कोशिश करता है, बॉल को हिट करता है, तो यहाँ पर देखो कि वो जो होगी फोर्स, यानी एक टाइम पर आ रही है बॉल, बैट को लगने से पहले उस पर फोर्स और थी, जैसे ही बैट लगा फोर्स एकदम चेंज होगी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज होता है। इस वजह से क्योंकि सडन चेंज आ रहा है, तो उससे बचने के लिए फिर हम इन दोनों के प्रोडक्ट की बात करते हैं। चलो ये तो हमने बात कर ली। फिर हमारे पास आते हैं, इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट। अच्छा, एक और इसमें बता दूं, एक आता है क्वेश्चन हेयर का, कि जो हमारे हेयर हैं, सर पर जो बाल हैं, ठीक है, वो बाल क्रम्पल जोन के तौर पर एक्ट करते हैं। यानी अगर एक बंदा है गंजा जिसने टेंट कराई हुई है, और एक बंदा है जिसके सर पर बाल हैं, अब जो बंदा है जिसके सर पर बाल हैं उसको उसका सर फाड़ने के लिए मुझे फोर्स लगानी पड़ेगी अप्रॉक्सीमेटली 15 न्यूटन, ठीक है। ये सीरियस बात कर रहा हूँ, मजाक वाली बात नहीं है। जिसके सर पे बाल हैं उसका सर फाड़ने के लिए मुझे तकरीबन 50 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो गंजा है क्योंकि उसके सर पर बाल नहीं, आसानी से जल्दी सर फाट जाएगा, तो उसके तकरीबन 5 न्यूटन बस काम हो जाएगा। तो इसलिए लड़ाई करो तो कोशिश करो गंजे बंदे से करोगे, जल्दी सर फाट जाए इसका। अच्छा भाई, आगे देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। मैं पूरी इसकी डिटेलों में नहीं जाने की कोशिश कर रहा, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन लिखते हैं m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1v1 प्राइम
प्लस m2 v2 प्राइम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है कि अगर एक बॉडी है m1 उसका मास है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v1, और बॉडी है m2 उसका मास है, दूसरी बॉडी है उसका मास है m2, उसकी वेलोसिटी है v2 इनिशियल वेलोसिटी, वो दोनों कोलाइड करती हैं और उनकी बाद में वेलोसिटी v1 प्राइम और v2 प्राइम हो जाती हैं। तो शुरू में अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, शर्त है आइसोलेटेड सिस्टम की, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उन पर एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो देखो उनकी फिर इनिशियल मोमेंटम पी आई इक्वल होगा पी एफ के, ठीक है ना। इस तरह आपके पास ये इसकी बस इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिखवाई इसलिए क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो, तो बड़ी आसानी आपके लिए पैदा करती है। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन पर। ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा, इतना इनका फ़ायदा नहीं है इतना डिटेल में जाने का। आप लोग इसकी सिर्फ थ्योरी पढ़ लोगे तो आप लोगों को सारी बात समझ आ जाएगी। इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक और इन इलास्टिक दो तरह के हैं, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अब हमेशा एक बात तो याद रखो कि टोटल एनर्जी को मैं ई से लिख रहा हूँ और मोमेंटम हमेशा ऑलवेज रिमेन कंजर्व। ये भले जोन सी मर्जी किस्म की आप वो करवाओ कोलिजन, इलास्टिक और इन इलास्टिक कोलिजन हो, जो मर्जी कोलिजन हो, टोटल एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेंगे। डिफरेंस इनमें आता है काइनेटिक एनर्जी में। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है, यानी कांस्टेंट रहती है शुरू में भी फाइनल में भी, और इन इलास्टिक जो होती है इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है ना। इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी लूज़ हो जाती है। और इन इलास्टिक जो आम होती हैं ना, जो रियल लाइफ हैं कोलिजन्स, वो इन इलास्टिक की होती हैं। इलास्टिक की एग्जांपल अगर आप देखें तो इलास्टिक की एग्जांपल होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के दरमियान की कोलिजन। तो वो इतनी रियल मतलब है तो ज़ाहिर सी बात है असल ज़िंदगी में ही, लेकिन आप उस देख तो नहीं ना सकते। तो इसलिए जो रियल लाइफ है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इनके लिए देखो इसके लिए ना आपके पास मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखवा रहा हूँ, वो वेलोसिटीज़ के फार्मूले आप लोगों ने पढ़े। पहले तो इसमें एक रिज़ल्ट आता है कि v1 प्लस v2 या v1 प्लस v1 प्राइम इक्वल्स टू v2 प्लस v2 प्राइम, ये आपके पास आता है। तो इसी से आप एक ये चीज़ निकालते हैं कि v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 प्राइम माइनस v1 प्राइम। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, या स्पीड या वेलोसिटी लिख लो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कह लो, या जो आपका दिल करे उस हिसाब से इसे कह सकते हो, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपके पास वो रिज़ल्ट आता है कि शुरू में दो वेलोसिटीज़ थी, दो वेलोसिटीज़ आपस में कोलाइड की है, और वो m1 डेरिवेशन इसकी पूरी पीछे है, वो मैं करा नहीं रहा। दो बॉडीज़ हैं, उन्होंने आपस में कोलाइड किया है। पहले वो जिस स्पीड से एक दूसरे की तरफ आई हैं और उसी स्पीड से फिर वो एक दूसरे से दूर भी जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पर से ही एक फार्मूला आपके पास आता है v1 प्राइम इक्वल्स टू m1 माइनस m2 इंटू v1 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 ओवर m1 प्लस m2। ये आप लोगों ने फार्मूला पहले पढ़ रखा है। इसी के साथ v2 प्राइम का फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो होता है 2m1 v1 ओवर m1 प्लस m2 माइनस प्लस अगर लिखें प्लस के साथ आएगा तो m2 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू v2। ये आपके पास आ गई वेलोसिटी के, और ये इंपॉर्टेंट है फार्मूले, पेपर में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इससे भी और उससे भी। अब इसमें कुछ केसेस हैं स्पेशल,
डेरिवेशन उनकी पूरी नहीं कराऊंगा मैं बता दूंगा आप लोगों को। 4 केसेस हैं, 4 का 2-3 उनको रिड्यूस 3 में ही कर सकते हैं। असल में जब भी मैसेज 2 कोलाइडिंग बॉडीज़ का सेम हो, इलास्टिक कोलिजन की इन 1 डायमेंशन की बात कर रहा हूँ, जब भी उन कोलाइडिंग बॉडीज़ का मैस सेम है ना, तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज होंगी। कैसे कि अगर 2 बॉडीज़ हैं उनका मैस सेम है, इसकी वेलोसिटी थी v1 इनिशियल, इसकी वेलोसिटी थी v2 और फाइनल इसकी v प्राइम है और इसकी है v1, इसकी v2 प्राइम है, इसकी v1 प्राइम है। तो वो कहते हैं कि जब अगर इन दोनों का मैसेज सेम है, कोलाइड करेंगी तो वेलोसिटीज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। यानी इसकी जो इनिशियल थी m1 की वो इसकी फ़ाइनल बन जाएगी और जो इसकी m2 की इनिशियल थी वो इसकी m1 की फ़ाइनल बन जाएगी। इस तरह वेलोसिटीज़ चेंज हो जाएंगी। इसी से रिलेटेड एक और है कि मैसेज सेम होंगी तो अगर एक की वेलोसिटी 0 है तो जाहिर सी बात है उसमें बस ये होगा कि चेंज अगर v2 उसमें 0 हो जाए तो उसमें बस ये कि इसकी v2 इधर आएगी तो ये 0 हो जाएगी और ये चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद तीसरा 2 और केसेस आते हैं। ये तो है हमेशा याद रखो कि व्हेन मैसेज आर सेम वेलोसिटीज़ इंटरचेंज। फिर उसके बाद आता है कि जब m2 इज़ वेरी लार्ज लिखना था, इज़ वेरी लार्ज इन m1 एंड v2 इज़ 0। यानी एक मिसाल है कि एक बहुत बड़ा ट्रक है, वो खड़ा हुआ है और पीछे से एक साइकिल वाला आ रहा है। अब ट्रक और साइकिल के उसमें कितना फ़र्क होता है वज़न में, बहुत बेतहाशा फ़र्क है। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि जो इनकी है ना फाइनल v1 प्राइम और v2 प्राइम तो 0 ही रहेगी। जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा ट्रक खड़ा कर लो, उसमें पीछे से उठा के मारो साइकिल, ऐसा तो नहीं है ट्रक उड़ने लग पड़ेगा, ट्रक आगे चल पड़ेगा, साइकिल ही रहेगी। साइकिल नहीं, वो जो वेलोसिटी होगी ना इसकी जो v1 थी वो अपनी डबल वेलोसिटी से वापसी आएगा, बैक हो के आएगा, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड रहेगी। उसी के साथ या इसे आप ऐसे 2v1 लिखो। फिर उसके बाद आपके पास आता है एक और कि इसके अंदर 2v1 नहीं लिखेंगे, -v1 लिखेंगे, यानी अपनी वेलोसिटी से वो बस वापस आ जाएगा, माइनस इसलिए कि रिवर्स डायरेक्शन में है। और एक और केस है कि m1 बहुत बड़ा है m2 से और v2 रेस्ट पर है। यानी अब क्या है, अब ट्रक चलता आ रहा है और साइकिल खड़ी हुई है। अब ट्रक अगर साइकिल को मारेगा, ट्रक की जो वेलोसिटी है वो तो उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है इतने बड़े ट्रक में आगे साइकिल क्या चुन्नी सी छोटी सी, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये जो है साइकिल लेकिन जो होगी ना वो भाई ट्रक की वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से आगे मूव करेगी। ये केसेस ये इनके प्रूफ हो जाते हैं, लेकिन प्रूफ करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसी के साथ आपके पास एक और आता है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो के अंदर क्या हो रहा है जी, वो कहता है कि अगर एक पाइप से या किसी भी चीज़ से पानी आ रहा है और वो वॉल को नॉर्मली हिट कर रहा है, यानी परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है वॉल पे, तो ये वॉल है और यहाँ से पानी इस पर ऐसे हिट कर रहा है। अब अगर पानी के वेलोसिटी है v, ठीक है, और असल में होगा क्या, और बाद में पानी रेस्ट पे आ रहा है। शुरू में पानी v वेलोसिटी से जाता है, बाद में रेस्ट पर आता है, तो यानी इनिशियल vi v है और vf 0 है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, डेल्टा v आएगा -v के, इस 0 -v करोगे -v आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास जो फोर्स का फार्मूला है वो होता है डेल्टा p बाय डेल्टा t। अभी फार्मूला पढ़ा था। डेल्टा p क्या होता है, m इंटू डेल्टा v बाय डेल्टा t। अब m इंटू डेल्टा v किसके इक्वल है, -v, तो माइनस पीछे इधर लिख लिया, डिवाइड बाय t। अब ये जो है ना फोर्स F इज़ इक्वल टू -mv बाय t, ये है फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन वाटर, ये है बाय वॉल। क्योंकि ये जो फार्मूला है ना, ये मैंने आपको जब बताया था कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी। तो इस वजह से यहाँ पर जो
ये फोर्स है, ये वॉल की वाटर पर एग्जर्ट हो रही है। अगर आपने वाटर की वॉल पर फोर्स चेक करनी है तो चूंकि वो इक्वल ही होंगी लेकिन ऑपोजिट होंगी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, तो इसमें माइनस के साथ कर दो माइनस mv/t, तो ये आ जाएगा प्लस mv/t। इस तरह आपके पास ये आ जाएगा फोर्स ऑफ वाटर ऑन वॉल और फोर्स ऑफ वॉल ऑन वाटर, इस तरह आप निकाल सकते हो। फिर आते हैं मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस। मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है, वो पहले हम पढ़ चुके हैं। उसमें मैं बस इसको थ्योरेटिकली आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जिस तरह हमने पहले 9th में भी पढ़ा था कि बुलेट और पिस्टल वाला जो है उसमें केस होता है कि अगर एक गन है, आपके पास पिस्टल है, उसका मैस है कैपिटल M, ठीक है, और एक उसमें जो बुलेट है उसका मैस है स्मॉल m। तो जब आप शुरू में चेक करते हो वेलोसिटी ऑफ जो होगी ना गन की, जब आप उसमें से इनिशियल मोमेंटम है 0 तो फाइनल मोमेंटम भी 0 आएगा। यानी जब आप गन फायर करते हो तो उसमें जब बुलेट की वेलोसिटी निकलेगी v स्मॉल v लिखता हूँ, और जो इसकी निकलेगी फिर इसकी रिकॉइल वेलोसिटी होगी, क्योंकि जब फायर करते हैं तो गन भी पीछे को आती है, जो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी वो v प्राइम होगी। तो आप इसे लिख सकते हैं m इंटू वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस mv। बस वही है कि इनिशियल फाइनल होंगे, क्योंकि टोटल 0 रखना है तो ये इधर आ जाएगा। अब ये बस आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई हैवी बात नहीं की। अच्छा जी, अब देखो अच्छा हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन बनता है कि जो गन जब रिकॉइल करती है तो गन इतनी स्पीड से, बुलेट की स्पीड से क्यों नहीं गन रिकॉइल करती? क्योंकि बुलेट तो बहुत स्पीड से जाती है, तो गन बुलेट की स्पीड से रिकॉइल क्यों नहीं करती? अब ये इस वजह से, इस फार्मूले की वजह से, चूँकि ये हमेशा कांस्टेंट रहने हैं, टोटल दोनों तरफ का प्रोडक्ट सेम रखना है। अब इसका मैस है कम, जाहिर सी बात है गन का मैस गोली से तो छोटा ही बड़ा ही है, तो चूंकि अब बुलेट का मैस छोटा है तो बराबर करने के लिए बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा है, और इसी के बजाय जब गन का मैस बड़ा है तो बराबर करने के लिए गन की रिकॉइल वेलोसिटी कम है, इस वजह से ये आपके पास आता है। उसके बाद आपके पास रॉकेट प्रोपल्जन है। रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर भी कोई ऐसी बात नहीं है। रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर कुछ बातें मैं आप लोगों को बस लिखवा देता हूँ, न्यूमेरिकल्स ही हैं, मतलब उसके अंदर कुछ नंबर्स की हैं बातें, वो आप लोग बस लिख लें। उसमें वो कहता है कि रॉकेट का जब भी हम उड़ते हैं तो रॉकेट असल में किस वजह से उड़ता है कि रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो गैसेस बर्न होती हैं बहुत हाई स्पीड पे। जब वो बहुत हाई स्पीड से बर्न होंगी, बहुत हाई स्पीड से इजेक्ट होंगी, जब वो इजेक्ट हो के नीचे को गैसेस निकलनी तो रॉकेट उसके फिर ऑपोजिट में मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ऊपर की तरफ को उड़ता है। इसके अंदर कुछ बातें हैं ऐसी कि एक तो है रॉकेट जो है ना फ्यूल कंजर्व करता है, कंज्यूम करता है 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम करता है 1 सेकंड में। यानी रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो 1 सेकंड के अंदर 10,000 किलोग्राम फ्यूल कंज्यूम करेगा, और जो उसकी टेल से जो गैसेस की वेलोसिटी है, जो गैसेस निकल रही हैं वो होंगी 4000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उस गैसेस की वेलोसिटी होगी आपके पास। ठीक है, उसके बाद इससे भी ऊपर की हो सकती है ये वैसे, और आम तौर पर इसी वजह से जब एक रॉकेट उड़ता है तो उसमें 80% जो है वो उसका फ्यूल होता है, 80%। और बेहतर यानी ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रखने के लिए, ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए रॉकेट्स को इस तरह बनाया जाता है कि डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को जोड़ा जाता है। मिसाल के तौर पर आप ये ना ज़रा गंदा ही है, ऐसे समझो कि रॉकेट ही है, ठीक है, ऐसे करके एक कंपार्टमेंट 2 3 और ऐसे। अब होगा क्या, समझो ये रॉकेट है जैसा भी है, इसमें क्या होना है कि रॉकेट को ना हम डिफरेंट कंपार्टमेंट्स को जोड़ के बनाते हैं। यानी जब इसके अंदर का फ्यूल ख़त्म हो जाएगा कम्प्लीटली तो हम ये हिस्सा निकाल देंगे बाहर। जब ये क्योंकि अब हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर फ्यूल जो था सारा ख़त्म हो गया, सारा इस्तेमाल कर लिया, तो वो हम उसमें से हटा देंगे। जब उसमें से वो हटाएंगे तो ओवरऑल मैस उसका कम हो जाएगा। जब मैस कम हो जाएगा तो फ्यूल को एक्सेलरेशन मिलेगी। फार्मूला इसका होता है A = mv/M। अब अगर वैसे तो मैंने फार्मूला लिखवा दी है,
तो बच्चे कहेंगे यार ये तो बात चलो फार्मूला ठीक हो गया, समझ लगी। लेकिन अगर कोई पढ़ने वाला है या कोई दिमाग खोल के सुन रहा है, सोच रहा है थोड़ा, तो वो गौर करे कि इससे ये पता चलता है MA=MV, तो ये तो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, तो ये मैंने फार्मूला आपको कैसे लिखवा दिया। अब असल में इसमें जो M होता है ये सिर्फ मैस नहीं होता, ये होता है मैस पर टाइम। असल में ये इस तरह होता है, तो M/T होता है ये, जिस तरह 10,000 किलोग्राम पर सेकंड होता है। ये मैस यानी फ्यूल का मैस है कंज्यूम्ड पर सेकंड। इसलिए जब हम M/T को स्मॉल m से लिखते हैं तो फिर ये इस तरह ये आपके पास ये फार्मूला बन जाता है इस तरह, इस वजह से ये आपके पास। फिर उसके बाद आपके पास आता है मेन अब आ गया आखिर पे, जो कि है प्रोजेक्टाइल मोशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि इससे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि मैं कहता हूँ इस तीसरे चैप्टर में से अगर आपने सारा छोड़ के सारा चैप्टर कर लिया और प्रोजेक्टाइल मोशन छोड़ दिया तो मेरे नज़दीक आपने वो चैप्टर छोड़ दिया। और अगर आपने सारा चैप्टर छोड़ के सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन कर लिया है तो आपने 80 से 85% वो चैप्टर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिहाज से कर लिया है। अब इसमें आपके पास एक तो है हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं इसमें कि इसमें ना सॉरी ये जो आपके पास है ना प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें डेरिवेशनें तो हम कर आएंगे नहीं, सीधे सीधे मैं आप लोगों को कुछ फार्मूले लिखवाता हूँ। ये तो हमें पता है इसमें हॉरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और एक्सेलरेशन जो होती है x पे 0, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ये तो हमें पता है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो x एक्सिस पे फोर्स भी 0 हो जाएगी, ये भी हमें पता है, ठीक है। और उसी के बाद इसी में अब जब चूँकि फोर्स 0 है तो px कांस्टेंट हो जाएगा, मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस कांस्टेंट हो जाएगा, और ठीक है ना। अब ये किस तरह होगा, F=ΔP/ΔT से आया, ये मैंने आप लोगों को, इसलिए जो मोमेंटम अलॉन्ग x एक्सिस है ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब हम बात करते हैं y एक्सिस की। इसमें बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले से आपने पढ़ रखा है। कुछ फार्मूलाज की बात करेंगे, ठीक है। पहले तो है फार्मूला आपके पास जो है ना हाइट का फार्मूला। हाइट का फार्मूला है VI² sin² θ/2g। जैसे आपने फार्मूला पढ़ रखा है पहले, कोई इसमें नई बात नहीं की। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है 2VI sin θ/g, ये भी साहब ने पढ़ रखा है पहले। रेंज का फार्मूला होता है VI² sin 2θ/g, ये रेंज का फार्मूला है। और इसी से रेंज मैक्सिमम का फार्मूला निकलता है, वो आप लोगों को पता है, वो होता है VI²/g। अब हम ना, ये तो मैंने सिर्फ फार्मूले लिखवाए हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ रखे हैं। रेंज के फार्मूले को हम थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी दूसरी फॉर्म जो भी मैं बनाने लगूँ वो असल में पेपर के अंदर आती है। VI² को मैं लिख सकता हूँ VI × VI, और 2 sin 2θ को मैं लिख सकता हूँ 2 sin θ cos θ। जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनको तो पता है कि ये फार्मूला जो 2 sin θ cos θ है, लेकिन जो बायो वाले हैं उनके लिए ये है कि sin 2θ का फार्मूला बस रट्टा मार लो, ये होता है 2 sin θ cos θ, ठीक है ना। अब आप अगर हम इसमें g की वैल्यू डालें 10, इसमें मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ इधर, अगर हम इसमें g की वैल्यू, इसको मैं लिखूँ VI × sin θ, साथ लिखूँ VI × cos θ, और अगर मैं नीचे g की वैल्यू डालता 10 तो 2/10 हो जाना था नीचे 5, तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ VIX या VI, क्योंकि साइन होता है y, VIY × VIX / 5, तो ये भी रेंज का ही फार्मूला है। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, कोई चेंज नहीं है। एक पेपर के अंदर पहले क्वेश्चन आ चुका है कि ये तो बच्चों ने गलत कर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने, कि ये तो कोई रेंज का फार्मूला नहीं है, वो इसी से बनता है। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को लिखवाऊँ, रिज़ल्ट्स वगैरह लिखवाते हैं जिनका ना पेपर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होना है। एक तो है आपके पास कि r tan θ = 4h, रतन चोर है, ये हमने पढ़ा, हमें सर ने बताया था। r tan θ = 4h,
अब इस फॉर्मूले के तहत रेंज और हाइट को आप क्या करते हैं, एक फार्मूले से रिलेट करवाते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को, इसकी डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तब लगता है फॉर सिंगल प्रोजेक्टाइल, यानी आपको एक ही प्रोजेक्टाइल की रेंज भी दी है और एक ही प्रोजेक्टाइल की हाइट भी, तो फिर आपने उसे, यानी अगर एक ही प्रोजेक्टाइल की रेंज दी है और एंगल दिया है तो आप उसी प्रोजेक्टाइल की हाइट निकाल सकते हो। अगर दो डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स हैं तो ये फार्मूला नहीं लगता, ठीक है। एक तो ये था, और एक और है 8h = GT²। यहाँ से हमने रेंज और हाइट को रिलेट करवाया है और यहाँ से हमने हाइट और टाइम को रिलेट करवाया, ठीक है। अब देखो, इससे तो हमने हाइट और टाइम को भी रिलेट करवा लिया। अब इसमें एक और सीन आता है कि अच्छा, जो x एक्सिस के लिए मैंने आपको लिखवाया था उसमें था कि फोर्स x जो थी ना वो 0 थी, लेकिन फोर्स y किसके इक्वल होगी, वो इक्वल होगी mg के, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि असल में फोर्स होते हैं ma के, y में a जो होती है वो g के इक्वल होती है, तो Fy = mg हो जाएगा इसमें। ये तो आपको समझ लगी कि ये दोनों जो है ना एक ही प्रोजेक्टाइल के लिए, अगर डिफरेंट प्रोजेक्टाइल्स हो तो उनके लिए फिर ये फार्मूला नहीं लगता। ये तो आगे समझ हमें। इसके बाद एक और होता है, इसमें मैं रिज़ल्ट्स बस लिखवा रहा हूँ, और मैंने पहले ही बताया रिज़ल्ट्स की बात करेंगे, डिटेल में नहीं जाना, टाइम नहीं है। तो यहाँ पर इसमें एक और बात क्या आती है कि ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 के इक्वल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज सेम होती है, यानी अगर आप 30 डिग्री पे रेंज निकालो और 60 डिग्री पे रेंज निकालो तो दोनों पे रेंज आपकी सेम होगी। ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। उसके बाद इसमें एक चीज़ जो आती है ना, जो अब थोड़ी हम डिफरेंट चीज़ करने लगे हैं, वो ये है, बल्कि डिफरेंट क्या, ये भी शायद आप लोगों ने पहले पढ़ ही रखा हो, काइनेटिक एनर्जी एट मीन, और वो जो बात करते हैं। पहली तो ये देखें, ये है ना आपके पास प्रोजेक्टाइल ऐसे, ठीक है ना। अब इसमें ये है हमारे पास समिट पॉइंट, इसे पॉइंट ऑफ समिट मैं लिख देता हूँ, पीक पॉइंट या इसको कहते हैं, जो मर्जी को, ठीक है ना। अब इसमें हमेशा कुछ बातें बता रहा हूँ, बस रिजल्ट्स याद रखो। जो होगी ना वेलोसिटी होगी मैक्सिमम किस पर, प्रोजेक्शन और लैंडिंग पर, प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग पॉइंट पर, ठीक है। कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी होगी वो होगी मैक्सिमम, और मिनिमम वेलोसिटी होगी समिट पॉइंट पर। अब ऐसा क्यों है, असल में आप लोगों ने टोटल जो वेलोसिटी का फार्मूला है वो है vx² + vy²। अब ये तो हमें पता है vx कांस्टेंट है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन vy जो है ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं vy कम होती चली जाती है, ऐसे जाते जाएंगे। शुरू में vy मैक्सिमम है, ऊपर जाओगे vy कम होगी, इस पॉइंट पर जाकर vy 0 हो जाती है, vy होगी 0। अब जब vy 0 हो गई है तो इसमें ये वाला फैक्टर 0 हो गया। जब ये फैक्टर 0 हो गया तो सिर्फ vx के इक्वल बच जाती है, यहाँ पर फिर वेलोसिटी सिर्फ vx के इक्वल हो जाती है, इसलिए इस पॉइंट पर मिनिमम होती है। जबकि अब जब दोबारा आते हैं तो फिर वेलोसिटी बढ़ जाती है। हालांकि अब शुरू में वेलोसिटी जो है ना कम होती जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ऐसे जब नीचे आ रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही है, लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव में हो जाएगी क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई है। तो लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देगा, ठीक है। तो स्क्वायर क्या करेगा, नेगेटिव को भी स्क्वायर ने पॉजिटिव कर देना है, उससे हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये तो समझ लगी कि वेलोसिटी मिनिमम और मैक्सिमम कब होगी। और एक और पोटेंशियल जो होगा ना, काइनेटिक एनर्जी एट समिट पॉइंट,
एट समिट में लिख रहा हूँ यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हमारे पास ई स्क्वेयर इनिशियल ई स्क्वेयर लिख दिए, ई कॉस स्क्वेयर है, सॉरी ई पे नहीं है, ई कॉस स्क्वेयर थीटा, और जो पोटेंशियल एनर्जी एट समिट है वो होगा ई इनिशियल साइन स्क्वेयर थीटा। अब डेरिवेशन के बारे में मैं नहीं जाऊंगा पीछे, आसान है लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है करने की। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए ये कि स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा का मतलब है कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा। तो आपने क्या करने, जो भी अगर कॉस स्क्वेयर 45 है तो आपने कॉस 45 की वैल्यू निकालनी है, जो भी वैल्यू आएगी यानी 1/√2 आएगी तो आपने उसको उसी से दोबारा मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपके पास स्क्वेयर आ जाएगा इसका। इस तरह काइनेटिक एनर्जी एट समिट, इनिशियल का मतलब है कि शुरू पर इस पॉइंट पर जो एनर्जी होगी, और उसमें अब इस तरह आपको इससे डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी वो क्या करता है, वो कहता है कि पीक पॉइंट पर भी समिट दे देता है, या वो बोलता है कि ऐसा पॉइंट बताओ, या सॉरी वो बोलता है कि अगर पीक पॉइंट पर एनर्जी E/2 हो गई है, जो शुरू इनिशियल की E/2 हो गई है, तो एंगल बताओ। तो इससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ, तो फिर आप लोग उससे आगे इस तरह, बस इसलिए करवा रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों को पता हो क्वेश्चन बन किस तरह सकता है। मिसाल के तौर पर वो हमें कहता है कि पीक पॉइंट पर जो है ना वो, तो वो कहता है कि पीक पॉइंट पर जो एनर्जी है वो हाफ है, या वो बोलता है कि पीक पॉइंट पर एनर्जी इनिशियल का हाफ हो गई है। हाफ की बजाय हम लिख लेते हैं 1/4 कर लेते हैं, 1/4 कर दें, नहीं हाफ ही करो। चलो इससे हम सॉल्व कर, वो पूछते हैं एंगल, तो करेंगे क्या, E/2 लिखो, E इनिशियल, और इधर आएगा E इनिशियल कॉस स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही है, बस इसमें वैल्यूज़ डाली। ये काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। E इनिशियल कटा, 1/2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वेयर थीटा, कॉस थीटा निकाल लें तो ये आएगा 1/√2, 1/√2 किस पे होता है, 45 पे। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। अब ये मैंने एक तरीके से करवाया कि एनर्जी देगा, एंगल पूछ लेगा, कभी कभी वो इनिशियल एनर्जी और एंगल देगा तो आपसे ये करने वो पूछ लेगा। इसी तरह पोटेंशियल के लिए भी आ सकता है, तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक और मैंने आपको लिखवाया था कि जो मोमेंटम है एक्स पे, वो तो मैंने आपको लिखवाया था कांस्टेंट है, लेकिन मोमेंटम समिट का भी एक फार्मूला लिख लो, वो होता है इनिशियल मोमेंटम इनटू कॉस थीटा। ये आपके पास फार्मूला है। उसके बाद ये तो कुछ चीज़ें हमने देख ली, फिर हमारे पास एक और आता है कि इसमें एक और चीज़ हमारे पास आती है कि बिहेवियर ऑफ एंगल जो होता है ना, यहाँ पर ये डायग्राम इरेज होगी कि क्वेश्चन आया था एक दफ़ा वेलोसिटी एंड एंगल एक्सेलरेशन इनके दरमियान एंगल का बिहेवियर क्या है थ्रू आउट, और ऑप्शन थे इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, या रिमेन सेम। तो उसका आंसर है डिक्रीजिंग। अब मतलब क्या है इस बात का, असल में वो बोलता है कि यार ये ना थोड़ी डायग्राम सीधी कर लेते हैं, वो बोलता है ऐसे, ठीक है ना, शुरू में वेलोसिटी जो है अब देखो एक्सेलरेशन तो हमें पता है, हमने सिर्फ एक्सेलरेशन ली ही जी है, तो एक्सेलरेशन तो हर टाइम डाउनवर्ड होगी। शुरू में वेलोसिटी का इधर है एंगल थीटा, इन दोनों के दरमियान में ऐसे, जब हम ऊपर जाएंगे जी तो नीचे ही रहेगी, लेकिन वेलोसिटी थोड़ी सी टिल्ट होगी है, ऐसे की बजाय थोड़ी सी ऐसे हुई है, एंगल थोड़ा छोटा हुआ, इधर जाएंगे ऐसे हो जाएगी, 90 का एंगल बन जाएगा, इधर जाएंगे फिर कम हो जाएगा। अब असल में ये ऐसे जी सीधी होगी और ये कम। अब चूंकि एंगल शुरू में सबसे बड़ा था, फिर छोटा और छोटा, तो थ्रू आउट एंगल V और A के दरमियान कम होता चला जा रहा है, इसलिए इसका आंसर है डिक्रीजिंग। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कुछ समझाना था। अच्छा, एक बस इसमें एक्स्ट्रा और चीज़ बता दूं, कांटेक्ट फोर्स का।
जा लिया इसके लिए। अच्छा देखो, इसमें आपके पास आता है कांटेक्ट फोर्स का एक क्वेश्चन आता है। देखो कांटेक्ट फोर्स का क्वेश्चन किस तरह आता है कि वो मैसेज देंगे आपको, मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसे दे देता हूँ, ये है 5 kg अपनी तरफ से ले रहे हैं, 3 kg, 2 kg, और इधर वो कहता है मैंने फोर्स लगा दी यहाँ पर, अपनी तरफ से जितनी मर्ज़ी लगाओ फोर्स लगा लो, चलो 5 न्यूटन ही लगा लो। वो कहता है कि इन दो के दरमियान जो है ना, इन दो के दरमियान कांटेक्ट फोर्स क्या होगा। अब करेंगे क्या, कांटेक्ट फोर्स का फार्मूला लिखो, फोर्स कांटेक्ट फार्मूला इसका मैं लिखवाता हूँ कि मैस अक्रॉस फ्री एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, ए लिख रहा हूँ बस। अब होगा क्या, पहली बात तो ये कि मैस अक्रॉस फ्री एंड है क्या चीज़। असल शुरू में ना पहले देखते हैं एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी। एक्सेलरेशन निकलेगी क्योंकि हमें पता है ना F = m है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन होगी F/m। फोर्स हमारे पास ये वाली हम डालेंगे 5, इसमें जो m डलेगा वो टोटल m डलेगा, टोटल 5, 3, 8, 2, 10। एक्सेलरेशन कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर, एक्सेलरेशन हमारे पास आएगी इधर ये 1/2, ठीक हो गया। अब इसी के साथ हमारे पास एक और आता है, एक मिनट देखो, हाँ ठीक कर रहे हैं हम। अब एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई a 1/2। इस तरह आपने एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, फोर्स जो दी हुई है डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सेलरेशन है फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। और जो कांटेक्ट फोर्स, अब बाकी रह गया मास अक्रॉस फ्री एंड। फ्री एंड का मतलब है कि जो आपको कांटेक्ट फोर्स जिनके दरमियान पूछी है उससे बाकी साइड, उससे दूसरी साइड पे देखो, यानी इस साइड से फोर्स लग ही रही है ना, जिस साइड से फोर्स लग रही है उसकी दूसरी साइड पर देखो ये जो मास है, यानी मास अक्रॉस फ्री एंड क्या है, जिस साइड से मास लग रहा है या फोर्स लग रही है सॉरी, उसकी ऑपोजिट साइड देखनी है। उसकी ऑपोजिट साइड है ये। अब इस साइड पर मास सारा नहीं देखना, कौन सा मास देखना है, जो कांटेक्ट के दूसरी तरफ है, कांटेक्ट से आगे, ये वाला नहीं देखना, कांटेक्ट से पीछे वाला ये वाला नहीं देखना जिस पे फोर्स लग रही है, इसे छोड़ देंगे। कांटेक्ट से आगे वाला मास देखो और कौन सी साइड देखनी है, जो फोर्स के ऑपोजिट हो। तो ये टोटल मास कितना है 5, मास अक्रॉस फ्री एंड इनटू 1/2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5 × 5/2 25/2, तो इसे आप लिख सकते हो 12.5, या इस तरह आप सॉरी ये मैंने कुछ गलती की है, एक मिनट मैंने शायद गलत कर दिया। फोर्स 12.5 होगी, एक मिनट, टोटल मास से नहीं डिवाइड होता, 1 थोड़ी होगी। अच्छा हाँ ठीक है, सही, बल्कि सही ठीक कर रहे हैं हम, ठीक कर रहे हैं। असल में हमने यहाँ पर थोड़ी गलती कर दी, इसे लो 10 न्यूटन, तो फिर ये आपके पास आएगा 10 / 10 1, एक्सेलरेशन आएगी आपके पास 1। सॉरी मैंने थोड़ी ना, क्योंकि मैंने असल में मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया कि हमने तो फोर्स लगाई 5 है, तो ये 12.5 कैसे होगी, तो इस वजह से मैंने थोड़ी गलती कर दी, वैल्यूज़ गलत ले ली थी, ठीक है। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 1। अब इसमें आप क्या करो, जो मास अक्रॉस फ्री एंड है उसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 न्यूटन।
असल में मुझे कन्फ्यूजन इसलिए होगी थी कि जो हमने फ़ोर्स खुद लगाई है, ऐसा नहीं हो सकता कि उससे बड़ी फ़ोर्स बीच में लग जाए, ये बड़ा गड़बड़ वाला सीन हो गया था। तो इस वजह से सॉरी, ये फ़ोर्स मैंने छोटी ले ली थी। फ़ोर्स असल में 10 न्यूटन करो तो फिर थोड़ा आंसर ठीक आता है। तो असल में जो भी हुआ, इसमें बस फार्मूला याद रखो, एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन कैसे आएगी? फोर्स ओवर टोटल मैस, और मल्टीप्लाई करवाना है मैस अक्रॉस फ्री एंड। फ्री एंड कौन सा? कॉन्टैक्ट फोर्स के ऑपोजिट साइड वाले पे देखो, जो यहाँ पर मैस है 3 2 5, उसको 5 इंटू वो, तो 5 न्यूटन की आपके पास कॉन्टैक्ट फोर्स का आपके पास फार्मूला भी आ गया। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 3 था वो ख़त्म होता है। कोई भी चीज़ आपको इसमें मुश्किल लगती है या समझ नहीं आती, आप पूछें, कोशिश करेंगे आपको तभी जवाब दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।